हेलो। आवाज़ थोड़ी कम कर दीजिए, आवाज़ ज़्यादा है। हेलो। आज हम लोग बीपीएससी प्रीलिम्स का जो हिस्ट्री वाला एमसीक्यू है, पीवाईक्यू, उस पर बात करेंगे। हम लोग क्वेश्चंस को देखेंगे और इसे ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि दो तीन तरीके होते हैं क्वेश्चन सॉल्व करने के। एक तो क्वेश्चन है तो डायरेक्ट आपको आ रहा हो, पढ़ा हो आपने, अब आप इसको बहुत आसानी से कर जाते हो। दूसरा ये होता है कि चार ऑप्शंस दिए हुए हैं, उसमें एलिमिनेट करके करना होता है। अगर आपको ऑप्शन समझ में नहीं आ रहा है, कन्फ्यूज़न है कि कौन सा सही है, तो उसमें आपको कैसे करेंगे, आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तीसरा ये होता है कि जब भी आप एमसीक्यूज़ पढ़ेंगे तो एमसीक्यूज़ में चार ऑप्शंस होते हैं, तो कोशिश कीजिए कि इसका एक्सप्लेनेशन पढ़ने का, ABCD वाला मत कि एक का है उसमें। अगर आप बहुत बड़े ज्ञानी हैं तो ठीक है, नहीं है तो अगर आपको कोई भी पीवाईक्यू हो या मॉडल प्रैक्टिस सेट हो, उसका एक्सप्लेनेशन वाला ही बनाना चाहिए। उसमें चारों ऑप्शंस के एक्सप्लेनेशन दिए होते हैं ताकि आपको जो है क्वेश्चंस अगर घुमा फिरा के कहीं से आए तो आप उसको कर सकें। तो आज हम लोग हिस्ट्री करेंगे, इसमें मिक्स है ना, ये नहीं कि एंशिएंट है, सब मिला हुआ है ना मुकेश जी से, एंशिएंट, हाँ इस तरह से है, ठीक है। तो उस पर हम लोग करेंगे। तो आज हम लोग देखेंगे जो क्वेश्चन पूछा गया है 70वीं बीपीएससी री एग्ज़ाम में, जो 4 जनवरी को हुआ था ना, तो उसके कुछ क्वेश्चन है उसको देखेंगे। यहाँ पे आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। पहला क्वेश्चन है द ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन इन द वर्ल्ड इज, है ना, विश्व का सबसे प्राचीन जो है सभ्यता कौन सा है, ठीक है। उसमें ऑप्शन दिया हुआ है सिंधु घाटी की सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन, चाइनीज सिविलाइजेशन, इजिप्शियन सिविलाइजेशन, मिस्र वाली सभ्यता है, और मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन, जिसको आज हम लोग क्या कहते हैं, इराक कहते हैं, ठीक है ना। ये जितनी भी सिविलाइजेशन, सबसे पहले इसको देखना है, समझना है कि जितनी भी सिविलाइजेशंस है वो सब जो है किसी न किसी रिवर के पास में है। क्या है जी, किसी न किसी नदी के पास, ठीक है ना। जैसे रिवर के पास, क्या आप हिस्ट्री पढ़ोगे कि रिवर क्या होता है जी, रिवर सिर्फ ड्रिंकिंग वाटर ही नहीं देता, ठीक है, वो आपको एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ में जो कृषि करता है, लोग खेती करता है, उसके लिए पानी भी उपलब्ध करवाता है। उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन के लिए, अभी की तरह हेलीकॉप्टर और प्लेन तो था नहीं, जो ट्रांसपोर्टेशन होता था वो पानी से ज़्यादा होता था, ठीक है ना, जल द्वारा होता था। जो ट्रेड एंड कॉमर्स होता था वो नदी द्वारा होता था, ठीक है ना, वाटर मार्ग से होता था। तो उन सब चीज़ों की वजह से जितने भी ग्रेट सिविलाइजेशंस हुए वो कहाँ पे इमर्ज हुए, नदी के किनारे। तो अगर आपसे कहा जाए कि ये जो सभ्यता है ये कौन सी नदी के किनारे हुआ है बाबू, इमर्ज हुआ है, कौन सा है ये, इंडस रिवर। ये कौन सा है आपका, इंडस रिवर, ठीक है। ये वाला कौन सी है नदी बाबू, चाइनीज हुआंगो, है ना, कौन सा है, हुआंगो रिवर चाइनीज का। इजिप्शियन कौन सा है बाबू, नाइल रिवर, है ना। और ये वाला कौन सा है, मेसोपोटामियन है। पोटोमैक कहाँ चले गए तुम, यूरोप चले गए सीधा, कहाँ पे, इराक। इराक तो एशिया में है, नहीं वेस्ट एशिया में है ना, कहाँ पे बताओ, इस कौन सी नदी किनारे है, दजला फरात, जिसको हिंदी में कहते हैं, और इंग्लिश में क्या कहते हैं, टिग्रिस, क्या कहते हैं अभी, टिग्रिस रिवर, समझो ना। तो यहाँ पे देखो चारों सभ्यता जो है, महान सभ्यता वो नदी के किनारे है। अब इसमें पूछ रहा है कि सबसे प्राचीन सभ्यता कौन सा है, तो सबसे प्राचीन जो सभ्यता है वो कौन सा हो जाएगा बाबू, मेसोपोटामियन सभ्यता है। इराक वाला दजला फरात नदी के पास है, वो सबसे विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यता है, ठीक है ना। यहाँ पे आपको इसका एक्सप्लेनेशन दिया होगा, एक्सप्लेनेशन पे हम लोग नहीं जाएंगे, एक्सप्लेनेशन आप जो है इसको पढ़ लेंगे अच्छे से, ठीक है। इसका पीरियड दिया हुआ है 4000 BC से 3500 BC तक, है ना। आगे आते हम लोग, हाँ अच्छा सेकंड वाला, हाँ क्या बोल रहे हो, वो दोनों है, टिग्रिस एंड यूफ्रेटिस। दजला फरात मैंने दो नदी तो बताया है ना, टिग्रिस एंड यूफ्रेटिस दोनों नदी है, जिसको हिंदी में दजला और फरात कहते हैं। ये दोनों नदी का नाम याद रखना, सबसे प्राचीन सभ्यता है तो पूछ सकता है आपको। दूसरा जो यहाँ पे क्वेश्चन आपको कि हु वाज द फाउंडर ऑफ मौर्यन अंपायर, है ना। तो वहाँ पे पूछा कि मौर्यन अंपायर का फाउंडर कौन है, अशोका नहीं है मौर्यन अंपायर का फाउंडर, ठीक है, कौन है जी, चंद्रगुप्त मौर्य है, ठीक है ना। लेकिन अगर पूछता है कि हु वाज द ग्रेटेस्ट एम्पायर ऑफ, है ना, मगध अंपायर, तो कौन आएगा, या फाउंडर ऑफ मगध अंपायर पूछ लेता तो कौन आ जाएगा, बिंबिसार आएगा, ठीक है ना। मगध अंपायर के फाउंडर की बात आएगी तो कौन सा आएगा, बिंबिसार आएगा, हरियंग डायनेस्टी की जो स्थापना की थी। तुम अगर देखोगे बाकी क्षेत्र एज ए ग्रेटेस्ट, सबसे शक्तिशाली साम्राज्य के रूप में मगध को जो स्थापना की थी, पहले किसने की थी, बिंबिसार ने की थी, हरियंग डायनेस्टी की स्थापना करके, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख ले, यहाँ पे बिंदुसार दिया हुआ, बिंदुसार कौन था बताओ, चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा था, ठीक है ना। ये जो है क्या है, ये नहीं होगा। दूसरा कौन है, बृहद्रथ, ये भी नहीं होगा। अशोका, ये भी नहीं होगा क्योंकि बाद का है। तो लास्ट में कौन आता है, चंद्रगुप्त मौर्य, है ना।
तो मौर्यन डायनेस्टी का फाउंडर कौन है? चंद्रगुप्त मौर्य। इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स याद रखनी है आपको कि चंद्रगुप्त मौर्य को जितने भी ग्रीक एविडेंस है, अकाउंट्स हैं, जितनी भी किताबें हैं, है ना, चाहे वो ग्रीक हो चाहे बाकी यूरोपियन किताबें, उसमें किस नाम से ज़्यादातर कहा गया इसको? सैंडोकोटस, है ना। और सैंडोकोटस चंद्रगुप्त मौर्य को कहते हैं। इसने आइडेंटिफाई किसने किया कि चंद्रगुप्त मौर्य को साउंड किस इतिहासकार ने किया था? कौन सा? विलियम जोन्स, है ना, विलियम जोन्स ने कहा था। तो याद रखना इसको क्या कहते थे? सैंडोकोटस कहते थे। चंद्रगुप्त मौर्य को क्या कहते थे? सैंडोकोटस। और इसका जो बेटा था बिंदुसार, उसको क्या कहते थे? अमित्रोकेटस, है ना, जिसको हिंदी में अमित्रघात कहते हैं। अमित्रोकेटस का मतलब होता है डिस्ट्रॉयर ऑफ इनेमी, है ना, किलर ऑफ इनेमी, ठीक है। तो ये याद रखना आपको कि मौर्य एम्पायर का फाउंडर कौन है? चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है। इसी का बेटा था बिंदुसार, और बिंदुसार का बेटा कौन था? अशोक था, ठीक है। अब इसमें दो तीन चीजें और तो आती है चंद्रगुप्त मौर्य से सवाल पूछता है। पहला सवाल ये पूछता है कि अलेक्जेंडर का एक एम्बेसडर था, ठीक है, नॉर्थ वेस्ट वाले रीजन में, उसका नाम था सेल्यूकस निकेटर। चंद्रगुप्त मौर्य ने 305 में, कितना बाबू? 305 बीसी में जो है, ठीक है, किसको हराया था? सेल्यूकस निकेटर को। सेल्यूकस निकेटर वाज द एम्बेसडर ऑफ अलेक्जेंडर, ठीक है ना। उसको हरा करके उसने जो एक ट्रीटी की थी, उस संधि के द्वारा सेल्यूकस निकेटर की बेटी से इसने शादी की। किसने? चंद्रगुप्त मौर्य ने। क्या नाम था उसका? हेलेना। और उसके बाद जो है 4, जो अभी का काबुल अफगानिस्तान वाला रीजन है, काबुल है, हिरात है, कंधार है और अकोसिया, ये चारों जो है उसको दहेज में मिला था। उस समय दहेज में इतना बड़ा बड़ा इलाका मिलता था, समझ जाओ अभी के समय में आधा से ज़्यादा बड़ा अफगानिस्तान को दहेज में मिल गया था, ठीक है। और इसने अपने ससुर को बदले में क्या दिया जो गिफ्ट में? हाँ, कितना? 500 एलिफेंट्स। एलिफेंट्स वहाँ नहीं पाया जाता होगा उस समय, ठीक है। तो 500 एलिफेंट एज ए गिफ्ट जो है अपने ससुर को दिया था। तो ये सब सवाल आपसे पूछ, लेकिन जनरली सवाल ये पूछता है कि 305 बीसी में बैटल हुआ था, वो कौन कौन से एरिया था जो दहेज में इसको मिला था, मॉडर्न डे में उस एरिया को क्या कहते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे उसका दिया होगा आपको डिटेल में, ठीक है। इसमें दिया नहीं है क्या? दिया। अराकोशिया, अराकोशिया है। अराकोशिया किसको कहते हैं? कंधार को कहते हैं। जेड्रोसिया इसको कहते हैं सौदर्न बलूचिस्तान, जो आज पाकिस्तान के कब्जे में है। परापोमिसिया, ये क्या है? बॉर्डर रीजन ऑफ अफगानिस्तान। और एक और इलाका है बाबू, उसको क्या कहते हैं? हेरात। क्या कहते हैं? हेरात, ठीक है ना, वो सब अफगानिस्तान में है। इंटर मैरिज राइट्स बिटवीन ग्रीक्स एंड इंडियंस, है ना। और ये जो है, ये एविडेंस कौन देता है? ग्रीक हिस्टोरियन। इसे पूरा आप जो है डिटेल में पढ़ लेना, ठीक है। जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उसमें हम आपको थोड़ा सा हाईलाइट कर देते हैं। अरे सीधे बनाता ना, ऐसे कैसे हो गया। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फेमस सेंटर ऑफ बुद्धिस्ट लर्निंग इन एंशिएंट इंडिया? इनमें से कौन सा जो है प्राचीन बौद्ध शिक्षा का केंद्र नहीं है भारत में, ठीक है। ऑप्शन है नागपुर, बल्लभी, विक्रमशिला, नालंदा। आपको इसके बारे में पूरा पता होना चाहिए कि कौन जो है कहाँ पे है, ठीक है। ये जो है बाबू नागपुर कहाँ पे है? महाराष्ट्र में है। ये बल्लभी कहाँ है? गुजरात में है। ये विक्रमशिला कहाँ है? भागलपुर में है, बिहार में। और ये तुम्हारा नालंदा कहाँ है? ये भी, ठीक है। अब यहाँ पे देखोगे तुमको, यहाँ पे ये जो है बल्लभी था, गुजरात का जो है बुद्धिस्ट सेंटर था। विक्रमशिला तो पता ही आपको, बहुत बड़ा मोनेस्ट्री है, उसके नाम से जो है अभी भी है। नालंदा भी पता है आपको। लेकिन ये नागपुर जो है उस समय जो है बुद्धिस्ट सेंटर नहीं था। तो आप इसको इस तरह से एलिमिनेट करके भी निकाल सकते हैं। महाराष्ट्र के बारे में बुद्धिस्ट सेंटर जो है लर्निंग का, याद रखना लर्निंग का। अभी के समय में अगर पूछे आपसे कि सबसे ज़्यादा बुद्धिस्ट कहाँ रहते हैं, तो कहाँ रहते हैं? महाराष्ट्र में रहते हैं, ठीक है। लेकिन लर्निंग सेंटर नहीं था वो, बाद में वो भी महाराष्ट्र में इसलिए रहते हैं, सिर्फ नासिक में नहीं रहते बाबू, पूरे महाराष्ट्र में रहते हैं। ये भी महाराष्ट्र में क्यों रहते हैं पता है आपको? है यस, B.R. अम्बेडकर ने जो है 50 के दशक में हिंदू धर्म छोड़ के बौद्ध धर्म अपना लिया था। हिंदू धर्म से इतना तंग आ गए थे वो, इसके जो है कर्मकांड वगैरह से, तो इन्होंने सामूहिक तौर पे जितने भी इसके फॉलोअर्स थे महाराष्ट्र में, जाहिर सी बात, तो महाराष्ट्र के क्या है वो एक तरह के आइडियल है महाराष्ट्र के, तो जितने भी लोअर कास्ट के लोग थे सब जो है अपने जो गुरु थे B.R. अम्बेडकर, उसको देखे देखते क्या हो गए, सब बुद्धिस्ट हो गए। इसलिए महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा बुद्धिस्ट है। लेकिन लर्निंग सेंटर की बात आएगी तो उस समय लर्निंग सेंटर में जो है नागपुर जो है उस समय कोई सेंटर नहीं था लर्निंग का, ठीक है। क्लियर है ये? आगे आते हैं हम लोग, बहुत लंबा एक्सप्लेनेशन है। अगला है द स्क्रिप्ट बिटवीन ऑन अशोकास पिलर्स। अशोका का जो अभिलेख है उसमें किस लिपि में जो है, कौन सी लिपि पाई जाती है? ब्राह्मी, है ना, समार्टियन, पाली और संस्कृत, है ना जी। तो हमने आपको बताया था कि अशोकन जो स्क्रिप्ट है वो कौन सी है बाबू? है ब्राह्मी है, ठीक है ना। तो ये कौन सा हो जाएगा आपको? ब्राह्मी। और भाषा कौन सी है? प्राकृत है, याद रखना।
भाषा प्राकृत होगी, स्क्रिप्ट कौन सी होगी? ब्राह्मी होगी। लेकिन अगर आपसे ये लिखा होता है द स्क्रिप्ट रिटन ऑन अशोकन पिलर्स, इसमें से कि क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज कर देंगे हम कि द अशोकन इंस्क्रिप्शन इज फाउंड इन विच स्क्रिप्ट, उसमें होता ब्राह्मी, खरोष्टी, ग्रीक और अरामाइक, और ऑप्शंस में होता 1 ओनली, 2 ओनली, 3 ओनली या ऑल ऑफ दी अबव। तो क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ दी अबव। अशोकन इंस्क्रिप्शन सिर्फ ब्राह्मी में नहीं पाया गया है, खरोष्टी में भी है, ग्रीक में भी है और अरामिक में है। क्यों भाई? क्योंकि भाई अपना मैसेज हमको पहुंचाना है तो वहां के लोग जिस रीजन में रहते हैं उसकी भाषा में देना पड़ेगा ना। हम बोले ना इंडिया में हिंदी बोली जाती है, सबको हिंदी पढ़ना है, चाहे तमिल वाले हो, चाहे बंगाल वाले हो, महाराष्ट्र वाले हो, तो क्या होगा? केओस होगा। लगा दो भाई, तुम्हारा ताकत है, संतुलन तुम्हारे हाथ में, साम्राज्य तुम्हारे हाथ में, जहां जो लगाना लगा दो, पढ़ेंगे नहीं लोग, देखेंगे नहीं लोग, है ना। तो क्या होता है? सबसे अच्छा तरीका ये होता है कि जो भाषा जहाँ पे बोली जाती है उस भाषा में वहाँ पे जो है उसको दिया जाए उस मैसेज को, और यही एक अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर की पहचान होती है। आपको पता है बांग्लादेश क्यों बनी थी? पता है? बांग्लादेश के पीछे बनने के पीछे ये वजह नहीं थी कि भाई कि वो क्या कहते हैं इंडिया ने कुछ किया था या वहाँ के शेख मुजीबुर रहमान की वो जो है अपनी ये थी स्ट्रेटजी थी। वहाँ पे बांग्लादेश बनने के पीछे सबसे बड़ी वजह थी, जब बांग्लादेश बना था, पाकिस्तान बना था, तो इसका डिवीज़न इस तरह से हुआ था कि एक हिस्सा इधर रहेगा बंगाल उसके आसपास वाला, और दूसरा हिस्सा पंजाब के उस पार वाला जो वेस्ट नॉर्थ वेस्ट में आएगा, ठीक है। इसको ईस्ट पाकिस्तान बोलते थे, दूसरे को वेस्ट पाकिस्तान बोलते थे। और ढाका यूनिवर्सिटी का कॉन्वोकेशन था। कॉन्वोकेशन तो जानते हैं आप लोग, यूनिवर्सिटी में जो होता है डिग्री बढ़ती है, तो उसमें पाकिस्तान के जो फाउंडर थे मोहम्मद अली जिन्ना, उनको बुलाया गया। वो गए थे कॉन्वोकेशन में ढाका यूनिवर्सिटी। सोचो वहाँ से उड़े होंगे पाकिस्तान से, इंडिया से फ्लाई करते हुए पहुँचे होंगे बांग्लादेश, आज के बांग्लादेश, और ढाका यूनिवर्सिटी के कॉन्वोकेशन में जाके स्पीच किया दे रहे हैं, आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा, ठीक है, कि उर्दू विल बी द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ पाकिस्तान, इधर ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान। उसका स्पीच सुनोगे ना, वो एक एक सेंटेंस को बहुत ज़्यादा इम्फेसिस करके बोलते थे, है ना। यू ऑल विल, है ना, फॉलो द उर्दू लैंग्वेज, it will be your official language. Whatever your religion, I have no, state has no concern about your faith. You all are free to go your temple, church, mosque and other worship places. State have no concern. ठीक है, बात तो कितनी अच्छी चीज़ कर रहा है। अब प्रैक्टिकल में क्या हुआ? पाकिस्तान में धीरे धीरे जो है जो माइनॉरिटीज़ है उसका उत्पीड़न करना शुरू कर दिया गया। और यही वजह थी, एक बांग्ला पीपल लोग जो बांग्ला में खाते पीते हैं, जो बांग्ला में बात करते हैं, उसे बोलो कि फिश चावल खाओगे, बस उसमें उतना उसको अट्रैक्शन देगा, सिर्फ माछ भात खागा, ठीक है, वो सीधा आएगा खाने के लिए। तो लैंग्वेज जो होता है ना किसी भी कम्युनिटी को, वो जोड़ता है। भाई क्या जरूरत थी बांग्ला रखने की, उर्दू को रखने की? बांग्ला रहने देते, उसको बोलने देते बांग्ला। और वही चीज़ें आज हम वही गलती रिपीट कर रहे हैं। बाबू कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं वही गलती? हैं, हम बोलते हैं कि आपको हिंदी पढ़ना पड़ेगा, उधर वाले बोलते हैं आपको तमिल, यहाँ पे रहोगे तमिल। महाराष्ट्र वाले बोलते हैं कि महाराष्ट्र में रहना है तो बड़ा पाव खाना होगा और मराठी बोलना होगा, है ना जी, और ना बोलोगे तो पंजा छपेगा आपके गाल पे, है ना। आज वही गलती, कहते हैं कि हिस्ट्री रिपीट स्पेल फर्स्ट एज ए फार्स एंड सेकेंड एज ए ट्रेजेडी। इतिहास अपने आप को दोहराता है, पहली बार किसके तौर पे? एक दुखद घटना के रूप में, और दूसरी बार एक बार प्रहसन के रूप में, या दूसरी बार, ठीक है ना। अब वही चीज़ हम कर रहे हैं, हम लोग बार बार वही गलती रिपीट करते हैं। तो अशोका देखो उस समय का, देखो सीखते क्या हम लोग इतिहास से, क्या सीखते हैं? ये तो सीखते हैं कि अशोका जैसा रूलर उस समय में, बीसी की बात कर रहा हूँ मैं, उस समय उसके पास इतनी समझ थी कि उसने अपने लोगों तक मैसेज पहुंचाने के लिए जिस रीजन में जो भाषा बोली जाती थी उसी भाषा में अपने जो है इंस्क्रिप्शंस खुदवाए, अभिलेख खुदवाए, ठीक है। और अभी में हो जाए थोड़ा सा 400 पार किया आ जाए हमारे पास सीट, ठीक है, तो आदमी कैसे चलता है जी? ऐसे से नहीं चलता है। देख रहा सामने से आ रहा, अपना रास्ता चल के ऐसे करके मार के जाएगा, ठीक है, और वेट करेगा कि ये बोले तो उसको और पीटें। ये हमारी मानसिकता हो गई है। इतिहास सीखने की चीज़ होती है, सिर्फ पढ़ने की चीज़ नहीं होती है कि एग्जाम में पूछा जाता है। कल को आप इंटरव्यू देने जाएंगे, आप मेंस लिखेंगे, आप इस चीज़ को यहाँ पे कोट कर सकते हैं। भाषा विवाद में आप लिखेंगे, लिख सकते हैं कि भाषा विवाद जो है ये आज के जो हमारे नेता उनको हमारे प्राचीन जो शासक है, महान शासक अशोका से सीख लेनी चाहिए थी। इस तरह से नहीं जोड़ सकते अपने आंसर को। वन ऑफ द बेस्ट आंसर, रिफाइंड आंसर आपका हो जाएगा जब आप आपका आंसर कोई चेक करेगा तो, ठीक है, इंटर रिलेट कर दोगे आप। लेकिन आज दुर्भाग्य यह है कि जिसके पास जिस रीजन में अपना पॉलिटिकल होल्ड है, एक बोलता है बांग्ला बोलो, है ना, एक बोलता है मराठी बोलो, एक बोलता है तमिल तेलुगु बोलो,
और इधर जो हम बैठे हुए नॉर्थ इंडियन, हम लोग बोलते हैं, है ना जी, हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तान हमारा। वो हिंदी भाषा के सेंस में नहीं कहा है। अल्लामा इकबाल का बहुत, थोड़ा सा मैं सब्जेक्ट थोड़ा सा ये हो गया हूँ, समझाने के लिए कर रहा हूँ। अल्लामा इकबाल का बड़ा प्यारा शेर है, आपने पढ़ा, सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, है ना, हम बुलबुलें हैं इसकी ये गुलिस्तान हमारा, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तान हमारा। वहाँ पे जो हिंदी वर्ड है ना, वो लैंग्वेज के सेंस में नहीं है। हिंदी का मतलब हिंदुस्तान में रहने वाले सारे लोग से है। लेकिन दुर्भाग्य देखो, कम्युनलिज्म एक ऐसा नशा है, जब वो इंग्लैंड गए, वहाँ से जब आए वापस, उन्होंने पूरा स्टेटमेंट ही चेंज कर दिया। क्या बोल दिया जी, सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, मुस्लिम है हम वतन है सारा जहाँ हमारा। क्या कहा था, सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, है ना, मुस्लिम है हम सारा वतन हमारा, सारा जहाँ हमारा। ठीक है, मतलब ये है कि हम मुसलमान हैं और दुनिया जितनी भी है वो सब क्या है, हमारी है। तो कभी कभी दुख होता है कि इतनी अच्छी आइडियोलॉजी वाला इंसान, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट शायर, वन ऑफ माय फेवरेट पोएट, और कभी जब उनकी चीज़ें सुनता हूँ तो कभी कभी दुख होता है। फिर लगता है कि यार उस समय ना सबको नशा चला था कम्युनलिज्म का, जितने भी नेता थे, चाहे वो किसी भी धर्म के हो, किसी भी कटे, इवन कि पारसी हो, सिख हो, हिंदुइज्म हो, इस्लाम का तो चल ही रहा था, मुसलमानों का, मुस्लिम लीग का, सब लोग इतने कम्युनल हो गए थे, बस चाहिए था एक बंदा था, और उसके जो कंपनियन थे उस बंदे के साथ, वही बंदा आखिरी तक डटा रहा। याद है एक बार मैं बायोग्राफी पढ़ा था, जब गांधी जी 1946 में आ रहे थे, तो एक अब्दुल बारी सिद्दीकी, बहुत बड़े नेता थे बिहार के, उसके नाम से बहुत सारे इंस्टीट्यूट भी है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट भी है, कोइलवर में पुल भी है, अब्दुल बारी पुल, देखो सबसे लंबा जो पुल है। वो जब आए गांधी जी को रिसीव करने गए, तो गांधी जी ने कंधे पे हाथ रख के, कलकत्ता जा रहे थे इधर से, तो बोला कि तुम जिंदा हो अभी तक, हमको तो लगा कि जो है हमको तुमको लोग मार ही देंगे। और इत्तेफाक से कुछ दिनों बाद जो है उनका एसेसिनेशन कर दिया गया यहीं फतवा गेट के पास, अब्दुल बारी सिद्दीकी का, 1946 के दंगे में। और फिर 2 साल बाद गांधी जी को भी जो है एसेसिनेट कर दिया गया। सोचिए उस समय के क्या थॉट प्रोसेस था लोगों का, है ना। तो लैंग्वेज चाहे कोई भी हो, लैंग्वेज में जो है आदमी को सीखना चाहिए दूसरे की लैंग्वेज, ये बहुत अच्छी चीज़ है। मैं लैंग्वेज के एकदम खिलाफ नहीं, जितनी ज़्यादा आप लैंग्वेज सीखते हैं आपके लिए उतना अच्छा है बाबू। आप कहीं पे जाओगे आपकी पर्सनैलिटी क्या होगी, निखरेगी, है ना। हम इसलिए नहीं सीखेंगे हम हिंदी जानते हैं, या वो बोले तो हम तमिल जानते हैं, ये सिर्फ पॉलिटिकल जो है एक प्रोपेगेंडा है और कुछ नहीं है। ठीक है, तो याद रखना इसका अशोका वाला कि ब्राह्मी में है, लेकिन अगर पूछे चारों स्क्रिप्ट दिया रहे तो आपको ये चारों पढ़ना है। ठीक है ना। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एसोसिएटेड विद चंद्रगुप्त मौर्य, इसमें से कौन सा जो है चंद्रगुप्त मौर्य से जो है एसोसिएटेड नहीं है। ठीक है ना। अब इसमें हम लोग देखते हैं सुसीमा, सांची, जूनागढ़ इंस्क्रिप्शंस ऑफ रुद्रदमन और विष्णुगुप्त। ठीक है, इज नॉट एसोसिएटेड पूछ रहा ना, सुनो सुनो परपुर हो, इसमें क्या पूछ रहा, यहां पे देखो ये कैसे, ये क्या दिया जी। करेक्ट आंसर सी, जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन ऑफ रुद्रदमन एक्सप्लेनेशन। लेट्स एग्जामिन। सो ही वाज द एल्डर सन ऑफ बिंदुसार, बिंदुसार का क्या सबसे बड़ा बेटा था। ठीक है, और अशोका का क्या था, ये भाई था। अब बिंदुसार का अगर मान लो बेटा है तो वो चंद्रगुप्त मौर्य का क्या हो गया, पोता हो गया, तो एसोसिएटेड हो गया किसी न किसी तरह से ये। ठीक है, अगला देखो सांची, although Sanchi became more prominent under Ashoka, the Mauryan architectural styles and influence began under Chandragupta region, indirect associations possible। ठीक है, जाहिर सी बात बौद्ध धर्म से जुड़ा हुआ है। दूसरा जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन ऑफ रुद्रदमन, दिस इश्यूड बाय रुद्रदमन फर्स्ट ऑफ द वेस्टर्न क्षत्रप इन द 2nd century AD। ये कब का है, 2nd century सी का है, बीसी का नहीं है। चंद्रगुप्त मौर्य कब के हैं, वो बीसी के हैं। ऑफ द वेस्टर्न क्षत्रप इन द 2nd century आफ्टर चंद्रगुप्त मौर्य टाइम, इट मेंशन द रिपेयर ऑफ डैम सुदर्शन लेक। याद रखना आपको, जो सुदर्शन लेक है इससे बहुत बार क्वेश्चन आया गया है। तो ये सुदर्शन लेक बनाया किसने था जी, बताओ। चंद्रगुप्त मौर्य का नहीं, उसका प्रोविंशियल गवर्नर बनाया था, उसका नाम क्या था, अरे नहीं उपगुप्त, क्या पुष्यगुप्त बैश। ठीक है, उसने बनाया था। और उसके बाद में इसका रिपेयरिंग किसने करवाया था, रुद्रदमन ने करवाया था। और याद रखना कि रुद्रदमन ने जो करवाया था, इस पर एक इंस्क्रिप्शन खुदवाया था, संस्कृत का पहला इंस्क्रिप्शन है। जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन इज द फर्स्ट इंस्क्रिप्शन ऑफ संस्कृत लैंग्वेज, संस्कृत भाषा का पहला है। और तीसरी बार किसने इसको जो है ये रिपेयर करवाया था, किसके समय हुआ था, अरे मुगल में क्यों जा रहे हो यार, एंशिएंट में ही है, बताओ। स्कंदगुप्त के समय हुआ था, किसके समय, स्कंदगुप्त के समय हुआ था। तो ये क्वेश्चन भी पूछता है आपसे। ठीक है, तो यहां पे देखो विष्णु, अनदर नेम ऑफ चाणक्य, चाणक्य का दूसरा नाम क्या है, विष्णुगुप्त है। क्या था वो, चाणक्य का गुरु था। तो यहाँ पे देखो सब लगभग जो है किसी न किसी फॉर्म में क्या है, जुड़ा हुआ है। लेकिन जो आपका सुदर्शन लेक है, ठीक है, वो इनडायरेक्टली क्या है, जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पे जो है
इसके आंसर्स में मुझे थोड़ा सा डाउट लग रहा है, ठीक है, सुनो पहले ना, कहा था परेशान, इसके आंसर्स में जो है थोड़ा सा उनको डाउट लग रहा है कि एक्सप्लेनेशन सही नहीं दिया हुआ है ये, ठीक है। यहाँ पे अगर एक्सप्लेनेशन अगर ये आएगा, ठीक है, तो मेरे हिसाब से ये आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन पूछ रहा ना, देखो 2-3 चीज़ें हैं यहाँ पे। उस डैम के बारे में नहीं पूछ रहा, सुदर्शन लेक के बारे में नहीं पूछ रहा, किसके बारे में पूछ रहा है जी? जूनागढ़ इंस्क्रिप्शंस के बारे में पूछ रहा है कि नहीं पूछ रहा है? और यहाँ पे देखो उसने बनाया किसने जूनागढ़ लेक को? वो एडी की बात है। और सांची जो स्तूपा है वो किसने बनाया है? अशोका ने बनाया, वो भी कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ। अशोका कौन है? चंद्रगुप्त मौर्य का पोता है, ठीक है। क्लियर हो गया, क्लियर हो गया। यहाँ पे याद रखना, इसमें ये पूछ रहा है कि कौन उसके खानदान से जुड़ा हुआ है या उससे एसोसिएटेड है। लेकिन जो रुद्रदमन का जो जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन है वो संस्कृत में है, वो कब का है? एडी का है। बाकी तीनों नाम, चाहे विष्णुगुप्त, कौटिल्य उसका प्राइम मिनिस्टर, वो चाणक्य खुद है, सुसीमा उसका पोता हो गया, तीसरा सांची जो है उसके पोते ने बनाया, अशोका ने बनाया, उसके छोटे वाले भाई ने बनाया। लेकिन जो जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन है संस्कृत का, वो किसने बनाया है? रुद्रदमन का है, वो एडी का है। इसलिए डायरेक्टली वो कहीं से भी एसोसिएटेड नहीं है। क्लियर हो गया ना यहाँ पे? चलो, जो भी डाउट था वो क्लियर हो गया। अगला आपका ये हो गया ना, नेम द मेजर सिटी ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन दैट हैड ट्रेड विद वेस्ट एशिया। अब इसमें पूछ रहा है कि कौन सा जो है सिटी है जहां से जो है पश्चिमी एशिया से व्यापार होता था। याद रखना, अगर वेस्ट एशिया की बात आई पश्चिमी एशिया से, तो जितना भी वेस्ट वाला है, गुजरात वाला हो, मुंबई वाला हो, या साउथ वाला हो, केरल वाला, वही सब आएगा। लेकिन अगर साउथ ईस्ट एशिया से आएगा तो कौन सा हो जाएगा? कोरोमंडल वाला हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या पूछा है बाबू? इंडस वैली सिविलाइजेशन के समय जो है वेस्ट एशिया से कौन से जो है मेजर सिटी से रिपोर्ट होता था? रोपर, लोथल, कालीबंगन, नन ऑफ दी एब। लोपल कहाँ, रोपर कहाँ है बाबू? पंजाब में है। यही तो याद करना, कहाँ है बाबू? ये जो है पंजाब में है, ठीक है। रोपर पंजाब में है। लोथल कहाँ है? ये जो है पोर्ट सिटी है, क्या है जी? बंदरगाह है। कालीबंगन कहाँ है बाबू? राजस्थान में। कहाँ? यही तो पढ़ना है, हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट। कौन सा? हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट में, ये राजस्थान में है, ठीक है। और राजस्थान में है तो वहाँ पे पोर्ट तो कुछ है नहीं, बंदरगाह है नहीं। पंजाब में भी कोई बंदरगाह नहीं है, ऐसे भी तुम देखोगे तो कौन सा आ जाता है भाई? लोथल। कालीबंगन क्यों फेमस है बाबू? बताओ। पहली बार जूते हुए खेत का, कौन सा? जूते हुए खेत, प्लॉट लैंड का जो है एविडेंस कहाँ से मिलता है? कालीबंगन से मिलता है, ठीक है ना। तो लोथल हो जाएगा। क्या हो जाएगा बाबू हमारा आंसर? लोथल। आपको चारों ऑप्शंस में एक्सप्लेनेशन जब पढ़ते हैं तो आपको चारों ऑप्शंस को जो है याद रखना पड़ेगा, ठीक है ना। लोथल हो जाएगा यहाँ पे। कौन से नदी किनारे है लोथल? भोगवा। कौन से जिले में है अभी प्रेजेंट है गुजरात के? बताओ। अहमदाबाद। कौन सा बाबू? अहमदाबाद, है ना। और अभी अहमदाबाद में भी प्लेन क्रैश हुआ था ना, क्या नाम था उस प्लेन का? बोइंग। बताओ क्या याद है भाई? माथा खुजाओगे तुम लोग एग्जामिनेशन हॉल में, समझ रहे ना बाबू। अगला है द टर्म जिलिल्ला वाज फर्स्ट यूज्ड बाय, है ना। जिलिल्ला, जिलिल्ला का मतलब क्या होता है जी? बताओ। शैडो ऑफ गॉड, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गॉड भी इसको कहते हैं, ईश्वर का प्रतिनिधि या ईश्वर की छाया, जिलिल्ला। अब पूछ रहा है कि कौन से रूलर, देखो यहाँ पे देखो, ये सल्तनत पीरियड का है। ये कौन से पीरियड का है? मुगल पीरियड का, मेडिवल में। ये भी सल्तनत का है, ये भी सल्तनत का है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, अलाउद्दीन खिलजी, अकबर, बलबन, कौन होगा सबसे पहला जिसने जिलिल्ला वर्ड यूज किया था? बलबन। और इसका मैंने आपको बताया था क्लास में कि इसने एक थ्योरी दी थी, एक सिद्धांत दिया था, दैवीय सिद्धांत या थ्योरी ऑफ डिवाइन थ्योरी, है ना। डिवाइन थ्योरी दी थी, जिसमें कहा था कि जो राजा होता है वो एक आम आदमी नहीं है, वो क्या है जी? उसको चुना है भगवान ने, खुदा ने चुना है, इसलिए वो रूलर है, ठीक है। तुम्हारी तरह आम आदमी होता तो अभी दरबारी बन के बैठा होता, जी हुजूरी कर रहा होता। तो बादशाह क्या है? वो ईश्वर चुनता है, उसको खुदा चुनता है, और उसको उसने कौन सा नाम दिया? जिलिल्ला नाम दिया। और उसने एक सिद्धांत दिया, उसको कहते हैं ईश्वरी सिद्धांत, दैवीय सिद्धांत, जिसमें अपने आप को जिलिल्ला बोलता था वो। और इसने बोला कि राजा जो है ये एक्स्ट्रा ड्यू रिस्पेक्ट जो है डिजर्व करता है। उसमें इसने 2 सिस्टम चलाए थे जो ईरानी राज दरबार में चलते थे। एक को सिजदा बोलते थे कि जैसे ही दरबार में घुसे तो सिजदा करना, जिस नमाज में लोग पढ़ते हैं। और दूसरा क्या था जी? पैर चूमना है हमारा, ठीक है। चाहे जो है हम कितने दिन से जो है पैदल घूम के आए हैं कहीं पूरे दरबार में, समझे कि नहीं। ये परंपरा थी, ईरानी परंपरा। क्यों? सिर्फ और सिर्फ चूंकि ये जो है एसेसिनेट करके आया था, लेजिटिमेट राइट नहीं था इसका दरबार पे, तो अपने आप को लेजिटिमेसी दिखाने के लिए कि मैं जो बना हूँ राजा, मैं क्या
अपनी मर्जी से नहीं बनाओ, यह खुदा की मर्जी थी, और मेरे खिलाफ जो जाएगा वो क्या होगा? इसका मतलब कि वो रिवोल्ट कर रहा मेरे खिलाफ। मेरे खिलाफ रिवोल्ट नहीं कर रहा, किसी खिलाफ कर रहा? खुदा के खिलाफ कर रहा। और आपको पता है कि इसी के समय एक प्रोविंशियल गवर्नर था, उसका नाम था तुगरिल खां। क्या नाम था? तुगरिल खां। वो बंगाल का था। और आप पढ़ोगे सल्तनत पीरियड में, मुगल पीरियड में भी जितने भी प्रोविंशियल गवर्नर थे उसमें जो बंगाल वाला था ना, वो सबसे ज़्यादा रिवोल्ट करता था। बताए क्यों? बंगाल वाला, साउथ वाला क्यों करता था? डिस्टेंस में था, उसको लगता है ज़्यादा कुछ होगा भाग जाएंगे ढाका वाका, लखनौती उखनौती, और वहाँ से और ज़्यादा दूर हुआ तो और भाग जाएंगे, म्यांमार वगैरह भाग जाएंगे, और हुआ थाईलैंड चले जाएंगे, ज़्यादा हुआ चले जाएंगे और पूरब की तरफ चले जाएंगे। और जब तक आएगा तब तक जो है गिफ्ट दे करके राजा महाराजा को सोना चांदी दे करके, जहाँ पना गलती हो गई माफ़ कर दीजिए। इस्लाम में तो माफ़ी को जो कि माफ़ कर दिया वही सबसे बड़ा इंसान है ना, अफजल इंसान है। तो सबसे ज़्यादा रिवोल्ट बंगाल वाले करते थे और साउथ वाले करते थे। तो इसके समय एक यहाँ प्रोविंशियल गवर्नर था, इक्तिदार कहते हैं इसको, इक्ता का हेड होता था इक्तिदार, या उसको मुक्ता भी कहते थे, वली भी कहते थे। उसका नाम तुगरिल खां था, उसने रिवोल्ट किया था। तो ये पता है बहुत रैपिडली गया था, उस रिवोल्ट को सप्रेस किया, उसके पूरे फैमिली को पकड़ा, पूरी फैमिली को मारा, और तुगरिल खां को मार के उसके पूरे बॉडी में भूसा भर करके और पूरा परेड करवाया था दिल्ली में, ठीक है, सब जगह। अब मैसेज भिजवा दिया था कि ये सबक उन सारे प्रोविंशियल गवर्नर के हैं इक्तिदार के लिए कि जो भी ऐसी हरकत करेगा उसका यही अंजाम होगा, ठीक है। तो ये इसने एक और नीति चलाई थी, उसको कहते हैं ब्लड एंड आयरन। समझे नहीं? ब्लड एंड आयरन का मतलब क्या है? दो चीज़ों से हम सप्रेस करेंगे, या तो तुम्हारा खून कर देंगे, या हम एम्पायर को एक्सपेंड करने वक्त जो है अपने पावर को, यहाँ पे स्वाड का मतलब क्या है? आयरन का मतलब क्या है? स्वाड है, स्वाड का मतलब पावर है, स्ट्रेंथ है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका आंसर? बलवान हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बलवान। बहुत से लोग कंफ्यूज होके अकबर भी लगा सकते हैं। अकबर भी अपने आप क्या कहता था? जिल्ले इलाही कहता था, बोलता ना जिल्ले इलाही। लेकिन ये जो है यहाँ पे वर्ड क्या यूज किया गया है? फर्स्ट। लेकिन अगर आपको इसमें होता कि किस रूल में दिया था कि आपको पूछता बी एंड सी या 2 और 3 दिया था तो क्या हो जाता? वहाँ पे दोनों हो जाता। लेकिन फर्स्ट यूज है तो क्वेश्चंस को आप ऐसे ही देखेंगे कि क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, ठीक है ना बाबू। चलो आगे आते हैं। द टेम्पल एट देवघर नियर झांसी एंड द स्कल्पचर्स इन द टेम्पल एट गढ़वा नियर इलाहाबाद आर इंपॉर्टेंट। याद रखना, जो लोग भी हैं आपके फेथ का भी हिस्सा है ना, तो इसको याद रखना कि जो टेम्पल आर्किटेक्चर डेवलप हुआ है किसके समय हुआ है? गुप्ता के समय। उससे पहले टेम्पल नहीं था इंडिया में, ठीक है ना। लोग पूजा करते थे, घरों में करते थे, लेकिन इस तरह से जो है बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन फॉर्म में मंदिरें नहीं पाई जाती थी। गुप्तों के समय जो है सबसे ज़्यादा मंदिरों का विकास हुआ, ठीक है। देवघर कहाँ है बाबू? झांसी में है, यूपी के झांसी में है। और ये जो है तुम्हारा दूसरा कौन सा आपका? देवघर और झांसी। ये देवघर कहाँ है? ललितपुर के पास पड़ता है। और ये झांसी कहाँ है? वो भी साउथ यूपी में पड़ता है। ये सब कहाँ है? साउथ यूपी। तुम देखना ललितपुर जो जिला है ना यूपी का, वो पता है कैसा है? मैप में देखा तुम लोगों ने? ललितपुर आज जाके देखना, वो ऐसा तुमको दिखेगा। वो है तो ज्योग्राफिकली यूपी का पार्ट, लेकिन घुसा हुआ किस में है? मध्य प्रदेश में घुसा हुआ है, ठीक ना। ऐसा लगेगा कि एकदम पूरा मध्य प्रदेश में घुसा हुआ है, और है वो यूपी का पार्ट ललितपुर, ठीक है। तो ये जो है देवघर और झांसी, ये जो है किसका है भाई? गुप्ता का। किसका है? गुप्ता का। ये याद रखना, ठीक है ना। ये जो 10 अवतार टेम्पल जानते हैं आप लोग? विष्णु के कितने अवतार हैं? 10 अवतार हैं। वो कहाँ पे है? उसी को तो कहते हैं देवघर का ना 10 अवतार टेम्पल। वो बहुत फेमस टेम्पल है, वो भी जो है गुप्ता पीरियड का है। तो यहाँ पे जो है बहुत इजी क्वेश्चन है, आप इसको याद रखेंगे। राष्ट्रकूटवा भी नहीं होगा, मौर्यों के समय तो होगा ही नहीं, है ना। वो तो बुद्धिस्ट पूरा जो है सारा सिस्टम उसका बुद्धिज्म वाला था, ठीक है। आगे आते हैं हम लोग। तारीख फिरोज शाही, कल हम ये करेंगे, इसको पूरे पीडीएफ को जो है एक ही में रखेंगे तो बड़ी दिक्कत हो रही है इसमें। तारीख फिरोज शाही वाज रिटन बाय, तारीख फिरोज शाही किसने लिखी है? ऑप्शन आपका शम्स सिराज अफीफ, यहिया सरहिंदी, मिन्हाज सिराज, इसामी। ये क्वेश्चन देख के बहुत से लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे, क्या होगा बताओ, बताइए बताओ। तारीख फिरोज शाही के राइटर कौन है बाबू? आए? अरे यहाँ पे तो दिख रहा है, तुम बता ही दोगे देख के। ये कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस है। बहुत से लोग कंफ्यूज हुए कि नहीं तुम लोग? तारीख फिरोज शाही के राइटर है? इतना चुप हो यार, खामो है। ए और सी में कंफ्यूज हो रहे हो क्यों? बताइए, तुम लोग को नहीं लगा कि कोई एक ही बुक 2 नाम से लिखी गई है? बताओ। ये है तुम्हारा शम्स सिराज अफीफ है ना, एक्सपेंस है तारीख फिरोज हिस्टोरिकल क्रॉनिकल। इसी नाम से एक और राइटर ने किताब लिखी है, क्या नाम है उसका?
नहीं पता जी, बहुत फेमस राइटर है यह सल्तनत पीरियड का। जितना भी इंपॉर्टेंट क्रॉनिकल अमीर खुसरो के अलावा जितना इंपॉर्टेंट बुक्स लिखा उसी ने लिखा है। निजामुद्दीन औलिया गए हो मज़ार पे, घुसे हो, घुसते ही बीच में मज़ार टॉम्ब है हज़रत निजामुद्दीन औलिया की, और बाएं साइड एक लाइन से कब्रें होंगी लंबी। ये बेंच है ना तुम्हारा, पहले कब्रें ऐसी ही होती थी, तुम जाना उस टॉम्ब में, कब्रें अभी के समय चौड़ी दिखेंगी लेकिन उस समय की कब्रें जो बनी हुई वहाँ पे सारी जो है पतली पतली है, एकदम बेंच का जैसे देख रहे हो साइज ऊपर वाला, इसी टाइप का है। उसी में तुमको सबसे आखिर में देखेंगे ज़ियाउद्दीन बर्नी, क्या है, तारीख फिरोज़शाही ने लिखी हुई है उनकी, 2 बुक एक नाम से लिखी हुई है। लोग कंफ्यूज होते हैं, उसमें ऑप्शन नहीं दिया हुआ, इसलिए आपको शम्स सिराज, इसने भी लिखी है इसी नाम से, तारीख फिरोज़शाही। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका आंसर, शम्स सिराज अफीफ हो जाएगा इसके राइटर, ठीक है। और ये सब तो गलत नहीं होना चाहिए, तुम लोग को याद होना चाहिए। तुम लोग मेडेवल एकदम डब्बा गोल करके रखे हो तुम लोग, मेडेवल पढ़ो, ठीक है ना, हल्के में मत लो मेडेवल को, बीपीएससी है। मोहब्बत जाग गया मेडेवल के प्रति, तो फिर जो है वहाँ पे जिहाल मिस्की तगुल कवाकुल करते रहना बैठ के, है ना, गाना गाते रहना मिथुन चक्रवर्ती की तरह। चित्रकूट टेम्पल इज लोकेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया। चित्रकूट जो टेम्पल है वो किस राज्य में है, कहाँ है जी चित्रकूट मंदिर, गए हो नहीं गए हो, महाकाल मंदिर गए हो, वहाँ भी नहीं गए, कहाँ है महाकाल, उज्जैन में है। तुम लोग कहीं नहीं गए हो, या तुम लोग दुनिया देखे ही नहीं कुछ भी, लगता है सीधा जो है होश संभालने के बाद यहाँ पे रख दिया गया है। चलो आगे आते हैं हम लोग, ये है नीचे है क्या, ये है ना जी, नहीं उससे ऊपर भी एक हमको दिख रहा है, ये ना बना ही गलत तरीके से है ये पीडीएफ। ड्यूरिंग द दिल्ली सल्तनत द डिजिग्नेशन मुकद्दम और चौधरी वाज यूज्ड फॉर, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, कब का पूछा हुआ है, ये 69 का पूछा गया है। क्या है ये, द टर्म है ना, मुकद्दम और चौधरी वाज यूज्ड फॉर विलेज हेडमैन, विलेज अकाउंटेंट, रेवेन्यू ऑफिशियल, नन ऑफ दी, मतलब गांव का जो मुखिया, जो गांव का जो लिखा होता है अकाउंटेंट, या राजस्व अधिकारी, या इसमें से कोई नहीं। क्या हो जा, बता चुका हूं, जो विलेज हेडमैन होता है उसी को मुकद्दम और चौधरी कहते हैं। क्या कहते हैं, मुकद्दम और चौधरी, मुखिया को कहते थे उस समय, गांव के प्रधान को कहते थे। और आज आप लोग पता नहीं रहे हो, आप आज पश्चिमी उत्तर प्रदेश चले जाओ और हरियाणा वाला बेल्ट है और ईस्टर्न राजस्थान वाला बेल्ट है, आज भी वहाँ पे लोग अपने नाम के साथ चौधरी लगाते हैं, मुकद्दम लगाते हैं, ठीक है, और उसको खूत भी कहते हैं, खूत मुकद्दम चौधरी। ये सब कौन होता था, जो गांव का विलेज हेडमैन होता था उसी को कहते थे मुकद्दम और चौधरी कहते थे। और आज वहाँ पे परंपरा है, लगभग सबके नाम, इवन कि लड़कियाँ जो होती हैं चौधरी की बेटी वो भी चौधरी। मैं बहुत पहले एक फैमिली थी उनसे जानता हूँ, छोटी सी बच्ची थी, तो उसने कहा कि सर इसको ट्यूशन पढ़ाने का समय नहीं मिल रहा था, तो एक दिन ऐसे चले गए पढ़ाने के लिए, मतलब नाम क्या बेटा तुम्हारा, तो माहिन चौधरी, ठीक है, छोटी सी 2 साल की। तो बाद में मैं पढ़ा तो पता चला कि ये जो है ना, ये जितने भी हैं पश्चिमी यूपी के लोग, वो सब लोग चाहे हिंदू हो मुसलमान हो, ज़्यादातर ये नॉन मुस्लिम्स होते थे, यह भी याद रखना। मैक्सिमम जो विलेज हेडमैन होता था वो नॉन मुस्लिम होता था। क्यों, लोकल सपोर्ट, क्यों होता था पहले से, नहीं, ये जो लोकल लेवल का गवर्नमेंट है, तुर्कों के आने से पहले किसका रूल था, यहाँ के लोगों का था, हिंदुओं का रूल था, है ना। तो यहाँ का जो लोकल विलेज हेडमैन होगा कौन होगा, लोकल लोग होगा। गांव कितने सारे हैं, मुसलमानों की आबादी इतनी थी ना, और कैसे चला लेगा, जो पहले से चला रहा है वहाँ पे मुखिया गिरीवाल खूत मुकद्दम वाला, तो उन्हीं को रहने दिया गया, विलेज का चार्ज उन्हीं को दे दिया गया। और अलाउद्दीन खिलजी के समय अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया था, जब पढ़ोगे रेवेन्यू रिफॉर्म लाने के बाद उसने कहा कि जितने भी खूत मुकद्दम चौधरी है सबको बोला कि जितना भी बकाया है पूरा हिसाब दो। अगर किसी के भी कोई भी खूत मुकद्दम चौधरी के यहाँ एक जीतल भी निकल गया ड्यू, जिसने जमा नहीं किया रॉयल ट्रेजरी में, उसका खाल उतार लेंगे और उसको ऐसी सजा देंगे कि कई जनरेशन याद रखेगा। ये हालत हो गई खूत मुकद्दम चौधरी की। औरतों की, आप पढ़ोगे सतीश चंद्रा में, या एनसीईआरटी में दिया नहीं दिया, कि उसके घर की औरतों को जो है दूसरे के घर जाके काम करना पड़ा, बर्तन धोने पड़े, जो जनरल काम होते हैं। और कोई भी व्यक्ति जो है खूत मुकद्दम चौधरी को अपनी बेटी नहीं देता था शादी के लिए, सीधा पूछता था क्या कर देता, खूत मुकद्दम हो चौधरी हो, अपनी बेटी नहीं देंगे। समझ लो ना, इतनी खराब हालत हो गई थी। तो ये जो है, और ये एविडेंस भी हमको कौन देता है, ज़ियाउद्दीन बर्नी देता है कि अलाउद्दीन खिलजी ने इनको बहुत परेशान किया, मुकद्दम और चौधरी को, ठीक है ना। तो ये वाला याद रखना। अभी के समय भी जो है लोग सरनेम उस इलाके में जो है यही लगाते हैं। अगला आपका
कि कंसीडर द टाइप्स ऑफ लैंड अकॉर्डिंग टू द अमरकोश। अमरकोश एक किताब है, किसने लिखी है बाबू? अमर सिंह ने लिखी है। क्या लिखी है? एक काम करना तुम लोग, पीडीएफ भी ले लेना, कल से पीडीएफ पास में रहेगा ना, तो उसमें कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट जो मैं बताऊँ नोट करना। अमर सिंह ने लिखी है अमरकोश। अब इसमें पूछ रहा है जो लैंड है, ठीक है ना, कि टाइप ऑफ लैंड कौन सा है? उर्वरा, फर्टाइल, मरु, डेजर्ट, है ना, सात वाला, ग्रेसी और देव मातृक, वाटली, वाई, रेन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? कौन सा जो है करेक्ट है इसमें? बताओ। ये क्या है? उर्वरा। उर्वरा का मतलब क्या होता है? फर्टाइल लैंड, ठीक है, टू द अमरकोश। मरु, डेजर्ट। अब इसमें आंसर क्या दिया जी? उर्वरा, फर्टाइल लैंड। इसमें आंसर नहीं, आंसर क्या है इसमें? डी होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? डी में क्या है? मोर देन वन ऑफ दी अबव। अब इसमें देखना, उर्वरा का मतलब क्या होगा? फर्टाइल लैंड। तो बहुत कॉमन, इसको तुम लिटरली पढ़ के भी निकाल सकते हो इसका मैंने, ठीक है। दूसरा कौन सा है बाबू? मरु। ये भी क्या हो जाएगा? ये भी सही है, डेजर्ट लैंड। तीसरा है आपका जा करके सात वाला, ग्रेसरी और पैस्चर लैंड, है ना, ये भी सही है। और लास्ट में कौन सा बाबू? देव मातुक, रेन फेड लैंड। एक ऐसी भूमि जो बिना बारिश के अच्छी खेती करे, उसको क्या कहते थे? अदेब मातुक। अदेब का मतलब क्या होगा? बिना डिवाइन, है ना, मातृक लैंड, मतलब उसमें जो है भगवान का कृपा नहीं होगा, बारिश का, ठीक है। तो ये याद रखना, ये सारा जो है आपका करेक्ट है। अगला जो क्वेश्चन आपका किसका? हाँ, मौर्यन के समय का। कंसीडर द फॉलोइंग अबाउट आजीविका सेक्ट। ये कौन सा है बाबू? आजीविका एक सेक्ट था, कब? 6th सेंचुरी बीसी में, ठीक है। याद रखना 6th सेंचुरी बीसी आते आते हिंदुइज्म डाउन होने लगा ड्यू टू सो मेनी रिचुअल्स, है ना। कट्टर रिलीजन था, जो SC STs थे उसको एक्सक्लूड कर दिया था। ब्राह्मण डोमिनेंस बहुत ज़्यादा हो चुका था, है ना जी। और इतना ज़्यादा कर्मकांड आ गया था कि लोग इससे फेडअप होने लगे। और उसी समय 6th सेंचुरी बीसी में जैसे से जो है अर्बन सिटी डेवलप हुआ पूरे इंडिया में, ट्रेड एंड कॉमर्स जो है ग्रो किया, तो एक नया सेक्ट जो है, अब जाहिर सी बात है मैं व्यापारी हूँ, बनिया हूँ, ठीक है। अब पता चला कि जितना भी हम पैसा कमा रहे हैं, ब्रह्म पंडित जी बोल रहे हैं यज्ञ करो, ये करो, वो करो, है ना जी, हवन करो, फना करो। अब मैं बनिया हूँ। अब बनियों को तुमने देखा होगा, वो सब क्या होते हैं? ज़्यादातर व्यापारी होते हैं, ठीक है। अब उन लोग का क्या मोह भंग होने लगा। SC ST जो होंगे, जो उससे नीचे वाले हैं, वो एक्सक्लूड हो गए। अब उनके पास पैसा आ गया। याद रखना, तुम तब तक रिवोल्ट नहीं करते हो जब तक तुम्हारे पास जो है स्ट्रेंथ नहीं होती। इकोनॉमिक स्ट्रेंथ की बात कर रहा हूँ। जब तुम्हारा जो है इनकम आएगा आपके पास, तो आप क्या चाहोगे? सोशल स्टेटस बनाना चाहोगे, आप चाहोगे समाज में हमको सम्मान मिले। अब इन लोगों ने एक ऐसे स्कूल ऑफ थॉट्स को प्रमोट करना शुरू किया जो एंटी ब्राह्मण था। और उसी समय इंडिया में बहुत सारे जो है एथिस्ट स्कूल ऑफ थॉट्स, या कह सकते हो एक तरह का जो है फेथ डेवलप हुआ, जिसमें आजीविका भी एक था। लगभग 35-36 सेक्ट थे। आजीविका है, और कौन कौन सा है जी? बताओ। आजीविका है, और कौन सा है? लोकायत है ना, और कौन सा है? चारवाका है। ये सब क्या है? ये सब नास्तिक फेथ है। कौन सा है? नास्तिक फेथ है। ये लोग गॉड में यकीन नहीं करता है, ठीक है, मेटेरियलिस्टिक लाइफ को प्रमोट करता है। तो अब यहाँ पे पूछा कि जो आजीविका सेक्ट है उसके बारे में जो है कौन सा जो है सही है। मकली घोषाल वाज इज इंपॉर्टेंट लीडर, बिल्कुल सही है, आज चाहते हैं ना आजीविका के लीडर। दूसरा, सेंट्रल आइडिया ऑफ फिलॉसफी वाज नियति, दैट इज फेथ। सही है, गलत है? बताओ। ये भी सही है। ये लोग बोलते हैं कि अच्छे कर्मों का कोई नतीजा नहीं है, ठीक है, कोई अच्छा बुरा कर्म नहीं होता। ये जानते हो कौन फॉलो करते हैं आज के समय में? बताओ कौन करते हैं? या तो एथिस्ट, जो गॉड में बिलीव नहीं करते हैं, उसको जितनी बुराई करनी है दुनिया की, है ना, किसी का हक मारना है, किसी का धोखा देना है ना। और अभी के समय में आप जब कुछ गलत करने जाते हो तो आपको लगता है यार गॉड ये कहता है, वो गॉड हमारी किताब ये कहती है ना, हमारे बुक ये कहता है, हमको इथिकल ये है, अनइथिकल ये है, मोरल ये है, इमोरल वो है। ये कहता है कुछ नहीं होता अच्छा बुरा, पैसा नहीं है पॉकेट में, कर्जा लेके घी पियो, मछली खाओ, मटन खाओ, अच्छे बुरे कर्मों का कुछ नहीं होता है, खूब भोगो जिंदगी को और मर जाओ, यही जिंदगी है, उसके बाद कोई जिंदगी नहीं मिलती है। तो अच्छे कर्मों का कोई नतीजा नहीं होता। तुम लोग मत फॉलो करना इस चीज़ को, ठीक है। कल ये नहीं कि कल को जा रहे हैं और जो है बस आप जिंदगी में कुछ नहीं रखा है, आप जियो अच्छे से। क्यों? अपने आप को सेल्फ डिसिप्लिन करना है, ठीक है। द डिस्क्रिमिनेशंस ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट एंड क्लास, ठीक है। यहाँ पे देखो ये कह रहा है कि ये जो है जाति और वर्ग के आधार पर भेदभाव करता था, नहीं करता था। द आजीविकास हैड रेगुलर सभास फॉर मीटिंग, इनकी मीटिंग के लिए सभा होती थी। तो ए बी और क्या हो जाएगा यहाँ पे आंसर? डी हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? सी यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए बी डी में, ठीक है। इसका एक्सप्लेनेशन मैं नहीं कर रहा हूँ, वो एक्सप्लेनेशन आप लोग देख लेना, ठीक है। यस, बिंदुसार आजीविका सेक्टर। और याद रखना
कि ये आपका जो राजगीर में पहाड़ी है बराबर गुफा, ठीक है ना, ये सब जो है वो सब किसा इसी सेठ के मानने वाले मॉन्क से उसके लिए इसने बनाया था, ठीक है। मतलब किस्मत में जो लिखा है वही होगा। इसको क्या कहते हैं, बहुत से लोग मानते हैं जी, बहुत से लोग किस्मत पे इतना ज़्यादा यकीन करते हैं कि बोलते हैं कि यार कुछ नहीं है, जो किस्मत में लिखा वही होगा, ठीक है। आप लोग भी मानते होंगे, बहुत से लोग मानते होंगे, किस्मत को मानते होंगे, ठीक है। अगला, विच डायनेस्टी रूल मगध आफ्टर शिशुनाग डायनेस्टी? शिशुनाग वंश के बाद किसने जो है मगध पे शासन किया था? बताओ जी, किसने किया था? नंद डायनेस्टी। और फाउंडर कौन था नंद डायनेस्टी का? महापद्म नंद। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? नंदा डायनेस्टी हो जाएगा, ठीक है। उसका एक्सप्लेनेशन इसमें दिया हुआ है। इस डायनेस्टी का एक इंपॉर्टेंट रूलर था जिसके समय अलेक्जेंडर का अटैक हुआ था, उसका क्या नाम था? धनानंद, है ना। क्यों कहते थे उसको धनानंद? उसके समय इतना वेल्थ था एम्पायर में, इतना ज़्यादा पैसा था, इतनी ज़्यादा क्या था जी? धन बनता धनानंद, है ना। तो तुम लोगों के पास धन है किसी के पास? तो तुम्हारा नाम क्या रखा जाए? दरिद्र नंद, दरिद्र नंद, है ना जी, पूरा दरिद्र है। आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर रूल्ड आसाम इन द टाइम ऑफ हर्षा? याद रखो, हर्ष के समय में आसाम में शासन करने वाला शासक कौन था? ये हर्षवर्धन का फ्रेंड भी था, ठीक है ना, इसने काफी हेल्प की थी हर्षम की। वो कौन था बाबू? भास्कर बर्मन। कौन हो जाएगा? भास्कर बर्मन हो जाएगा, क्योंकि हर्षवर्धन का एक बहुत बड़ा अपोनेंट था, बंगाल का रूलर था, ठीक है। क्या नाम था उसका? गौड़ डायनेस्टी का क्या नाम था जिसने कि बोधि ट्री भी कटवा दिया था? शशांक, ठीक है। तो उसको काउंटर करने के लिए आसाम में फ्रेंडशिप किसने? हर्षवर्धन ने भास्कर बर्मन के साथ, ठीक है। और उस समय आसाम को क्या कहते थे? कामरूप कहते थे, ठीक है ना। ये सारे पॉइंट्स याद रखना, इससे क्वेश्चंस बनते हैं। हाँ, कौन सा? कौन सा? ये वाला? ये है ही नहीं, मेडेवल का है। अस्वाद जहां कहां से आ जाएगा उस समय? ये बात हो रही कब की? एडी की बात हो रही। और उस समय तुर्क यहाँ पे आए भी नहीं थे। हर्षवर्धन की डेथ कब हुई है? 600 है? सही बोल रहा है वो, अमन से सीखो। 647 एडी। ये डेट इतना इंपॉर्टेंट है इतिहास में, आप लोग सोच लो एकदम। हर्षवर्धन की डेट 647 एडी में हुई थी, और उस समय इस्लाम जो है सऊदी अरब से निकल के उधर जा रहा था, कि प्रॉफिट मोहम्मद साहब की जो डेट 632 में हो गई थी। तो कभी कभी ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि इस्लाम में जो प्रॉफिट मोहम्मद जो फाउंडर है वो किस इंडियन रूलर के कंटेम्प्रेरी है? तो वो कौन हो जाएगा? हर्षवर्धन के कंटेम्प्रेरी है। और उस समय इंडिया जो है, और यहाँ पे इंडिया में इस्लाम सबसे पहले कहाँ आया है? सिंध में। शाबाश, आज श्रुति ने झंडा गाड़ दिया है। सबसे पहले केरल में आया है। और इंडिया की सबसे पहली मॉस्क कहाँ पे है जी? चिंबूर में है, केरल में है, सबसे पहली मॉस्क है, ठीक है ना। लेकिन नॉर्थ इंडिया की पहली मॉस्क कौन सी है? कुव्वतुल इस्लाम मॉस्क, जो दिल्ली में कुतुब मीनार के प्रेमाइसेस में है, ठीक है ना। तो सबसे पहले इस्लाम जो है अरब व्यापारियों द्वारा केरल में आया, वहीं पे वहाँ पे मुसलमानों ने जो है अपनी मस्जिद बनाई, व्यापारियों ने, और वो मस्जिद आज तक है वहाँ पे, बहुत ही हिस्टोरिकल मस्जिद है। हाँ, मोदी जी लेके गए थे, गिफ्ट दिया किसको? हाँ, वेस्ट एशिया में गए थे, किसी कंट्री में गया था, वो सबसे पहली मस्जिद है इंडिया की। और अगर नॉर्थ इंडिया की पूछे तो कुव्वतुल इस्लाम। कुव्वतुल इस्लाम का मतलब क्या होता है? कुव्वत का मतलब होता है पावर या स्ट्रेंथ, उल का मतलब ऑफ के सेंस में आता है, इस्लाम का मतलब पावर ऑफ इस्लाम। और चूंकि तुर्कों ने यहाँ पे इस्टेब्लिश कर दिया था एम्पायर को, है ना, किसको हराया था 1192 में? पृथ्वीराज चौहान को। और इंडिया में सल्तनत डायनेस्टी की फाउंडेशन रख दी थी कुतुबुद्दीन ऐबक ने, मोहम्मद गौरी ने। और इसीलिए क्या कहते हैं उसको, हम मस्जिद बनाया था। किसने बनवाया था कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद? अलाउद्दीन खिलजी बनाया था। किसने बनाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था कुव्वतुल इस्लाम मॉस्क, ठीक है। तो ये याद रखना। विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर आसान, ये तो हो गया आपका। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द कैपिटल ऑफ चेरा? ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द कैपिटल ऑफ चेरा डायनेस्टी? इसमें से कौन जो है चेरा डायनेस्टी का कैपिटल था? अब याद रखना, ये चेरा, चोला और पांड्या, ये जो है दक्षिण भारत के तीन जो है छोटे छोटे किंगडम थे, ठीक है। इसका उल्लेख कौन से अशोकन इंस्क्रिप्शन में मिलता है बाबू? 2nd और 13 में। किसमें बाबू? दूसरे और 13वें अभिलेख में मिलता है अशोकन में। इन तीनों राज्यों का उल्लेख मिलता है, चेरा, चोला, पांड्या। अब हमने आपको एक चीज और बताया था कि जो चेरा, चोला, पांड्या था, इसका एविडेंस हमको मिलता है कौन से लिटरेचर में? संगम लिटरेचर में, है ना। संगम लिटरेचर में मिलता है। उस संगम का जो काउंसिल हुआ था, 3 काउंसिल हुई थी, उसमें से पहली और तीसरी कहाँ हुई थी? मदुरई में। दूसरी वाली
कपाटपुरम में। कहाँ हुई थी? कपाटपुरम में। ये सब याद रखना है आपको, ठीक है ना। तो ये पूछ रहा है कि जो चेरा है, चेरा डायनेस्टी पता है कहाँ पे थी? अगर इस तरह से इंडिया में बनाओगे, ये क्या हो जाएगा? चोला। चेरा कौन हो जाएगा? सॉरी, चेरा, ये चोला है। ये कहाँ है? केरल। और उसके आसपास में कौन था? चेरा था। और कौन सा हो जाएगा ये? पांड्या था। तो ये चेरा का कैपिटल क्या था बताओ? मदुरै, कुराबुर, करूर और कांचीपुरम, मोर देन वन ऑफ देम। चेरो का कैपिटल क्या था? कराबुर था। क्या था? कबरूर। और चोलो का कौन सा था? है? कौन था? चोला का है? मदुरै थी। पांड्या का था मदुरै। चोलो का कैपिटल कहाँ था? अरे यहाँ पे तो बताओ क्या था? यस, ठीक है ना। तो ये तीनों, चेरा, चोला, पांड्या का कैपिटल, आप लोग इसको याद रखेंगे, ठीक है। चलो आगे आते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है कि मैच द फॉलोइंग इन द कंटेक्स्ट ऑफ द अष्टप्रधान सिस्टम ऑफ मराठा रूलर। ठीक है, ऑफिशियल दिया हुआ है और उसको मैच करने के लिए दे रहा, ठीक है। सचिव, इंचार्ज ऑफ करेस्पॉन्डेंस, सही है गलत है? बताओ। हैं? कौन सा सही है बताओ? पेशवा, प्राइम मिनिस्टर, ये तो बिल्कुल सही है, ये तो पता होगा। सामंत नहीं होता है यार, सुमंत होता है। सुमंत क्या होगा? फॉरेन मिनिस्टर, सही है। अमात्य, सही है गलत है? ये भी सही है, फाइनेंस मिनिस्टर को अमात्य कहते थे। और सचिव, सही है गलत है? बताओ। सही है, बिल्कुल सही है, ये भी सही है। तो यहां पे क्या हो जाएगा? आंसर दिया हुआ है ये। दो एक, अरे तो आंसर थोड़ी दिया। मैं ये कह रहा हूं कि ये क्वेश्चन है, अब इसमें से तुमको चूज करना पड़ेगा, तो कौन सा सही होगा? ये होगा ना, ये होगा ना, बी होगा। अच्छा, इसमें ये कर दिया है, ऐसे करना चाहिए था। चलो कोई बात नहीं। ये कहा जी, कौन सा जनरेशन है ये? जनरेशन बीटा, बीटा जनरेशन है ना? है? ये बीटा जनरेशन वाला है। चचनामा वाज ट्रांसलेटेड इनटू पर्शियन। चचनामा इज ए बुक रिटेन बाय, हाँ, और किस लैंग्वेज में लिखी गई है? अरेबिक में लिखी गई है, बाद में उसको फारसी में ट्रांसलेट किया गया है। चचनामा, चच जो है एक राजा था, चाच राजा नाम था, उसी के नाम पे इस बुक का नाम चचनामा है। अब पूछा किसने लिखा है? मोहम्मद अली बिन अबू बकर कुफी, नासरुद्दीन मोहम्मद ऑफ शम्स सिराज, मोर देन वन। तो क्या हो जाएगा? मोहम्मद अली बिन अबू बकर कुफी। ये बहुत बार पूछा गया बाबू। चचनामा एक ऐसी बुक है जो पहली बार अरब ने इंडिया पर अटैक किया था 712 एडी में, उसका पूरा एविडेंस जो है इसी बुक में मिलता है, चचनामा में मिलता है, ठीक है। चलो आगे आते हैं हम लोग। हाँ हाँ, ऊपर क्वेश्चन है, ये है। मलिक काफूर ऑल्सो नोन एज, ये वाले क्वेश्चन को देखो, मलिक काफूर ऑल्सो नोन एज हजार दिनारी, है ना जी। ये क्वेश्चन देखो, मलिक ऑल्सो नोन एज हजार दिनारी वाज ब्रॉट बाय वूम। ये क्वेश्चन अच्छों से गलत हुई थी। तुरमा, सुरमा जिसको कहते हैं, सुरमा ने भी गलत किया था इसको। बताओ। अलाउद्दीन खिलजी है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? अलाउद्दीन खिलजी होगा। इसका आंसर होगा बाबू नुसरत खान। ज़्यादातर लोग गलत किए इसको। कौन होगा? नुसरत खान। ये नुसरत खान कौन था? मैंने आपको बताया था कि अलाउद्दीन खिलजी के पास 4 बहुत ग्रेटेस्ट कमांडर थे उस समय के, मिलिट्री कमांडर। उसका नाम भी बताया था मैंने, उसका कोड भी बताया था आपको याद करने का। कोड लिखवाया था मैंने, याद है किसी को? तुमको याद है? मुशर्रत तुमको याद है? नहीं पता है? याद नहीं है? उसका नाम, अच्छा, छोटे को क्या कहते हैं? अपने से छोटे को अनुज कहते हैं। क्या कहते हैं? अनुज कहते हैं। इसका नाम क्या है? अलफ खान, नुसरत खान, तीसरे का है उलूग खान,
और चौथे का नाम क्या है बाबू? जफर खान। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी इससे बहुत नफरत करता था, इससे बहुत ज़्यादा चिढ़ता था जफर खान से। पता नहीं होता नहीं है, कोई बहुत अच्छा ब्रेवरी दिखा रहा है हर जगह पे, तो इससे इतना चिढ़ता था इसको। एक बार मंगोलों के अटैक हो रहे थे और इन चारों कमांडरों ने मंगोलों को रोक के रखा था, तो जफर खान को भेज दिया कि जाओ तुम रोको। और जफर खान का इतनी बहादुरी से लड़ा कि मंगोलों को खदेड़ दिया, लेकिन उस बैटल में जफर खान की डेथ हो गई। और अलाउद्दीन खिलजी मन में मन खुश हुआ कि जो है एक मेरा जो है, जिसे हम होता है किसी किसी का, तो इसके 4 कमांडर थे, अल्फ खान, नुसरत खान, उलूग खान, जफर खान। ठीक है, और उसमें से जो नुसरत खान गुजरात जब कॉन्क्वेयर करने गया, जीतने गया है, तो उसी जो है गुजरात कॉन्क्वेयर में उसको एक स्लेब मिला जिसका नाम क्या था? मलिक काफूर। ठीक है, और ये क्या था जी? ये ट्रांसजेंडर था, योंश था ये। ठीक है ना, ये जो है थर्ड जेंडर था। और कहा जाता है कि अलाउद्दीन खिलजी के पूरे एम्पायर को सौदर्न इंडिया में और बाकी रीजन में फैलाने वाला रूलर कौन है? ये उसका कमांडर कौन है? ये मलिक काफूर भी है ना, मलिक काफूर ही है। तो इसने जो है इतिहास में, तो अब फिल्मों में जो देखा आप लोगों ने, पद्मावत जो मूवी आई थी, उसमें बहुत सारी चीज़ें अननेसेसरी दिखा दी, एक्सेचरेट करके दिखा दी। पैसा लगाया ना भाई, तो पैसा कमाना है, तो उसमें इस तरह से दिखा दिया गया। इतना बुरा इंसान भी नहीं था ये। ठीक है, कुछ इतिहासकार कहते हैं कि ये जो है बहुत ही लॉयल था अलाउद्दीन खिलजी का। अलाउद्दीन खिलजी की डेथ के बाद इसने खलजी डायनेस्टी को कुछ समय तक अलाउद्दीन खिलजी के बेटे के संरक्षण में जो है इसको चलाया भी। तो ये जो है नुसरत खान ने इसको खरीदा था, मलिक काफूर को। इसको 1000 दिनार में खरीदा गया था। इसका उपनाम क्या है? पेन, इसको क्या कहते हैं इसको? इसका एक जो है पुकारू नाम क्या है इसका? 1000 दिनारी है। ठीक है, तो किसने खरीदा था इसको? नुसरत खान ने खरीदा था। ठीक है, और किसको गिफ्ट किया था? अलाउद्दीन खिलजी को। ठीक है, तो ये याद रखना, ये क्वेश्चन बहुत से लोगों ने गलत किया था, ये वाले क्वेश्चन को। ठीक है, अगला क्वेश्चन बाबू, मैच द फॉलोइंग। ये तो हो गया ना, चचनामा भी हो गया, ये अब ये हुआ ना। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द अराइवल ऑफ बाबर। ये बहुत इंपॉर्टेंट, यूपीएससी में भी आया हुआ क्वेश्चन है कि इसमें से निम्नलिखित कथनों का अध्ययन करें और सही जवाब दें। पहला स्टेटमेंट क्या है बाबू? कि इंट्रोडक्शन ऑफ गन पाउडर इन सब कंटिनेंट। बाबर के आने से ही गन पाउडर का इंट्रोडक्शन हुआ, इससे पहले गन पाउडर नहीं था। इससे पहले विजयनगर एम्पायर में साउथ इंडिया में बहमनी और विजयनगर लोग जो है गन पाउडर का यूज करते थे। तो ये पहला वाला क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। इंट्रोडक्शन ऑफ आर्क एंड डोम। ये आर्क समझते हो? इस तरह का जो होता है गेट, उसको आर्क बोलते हैं। और तीसरा क्या हो जाएगी? गुम्बद हो जाएगा, डोम। तो बोला कि बाबर के आने से, अरे भाई उससे पहले आ चुका था, है ना, सल्तनत पीरियड के रूलर चला रहे थे। तो ये भी स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? गलत। इस्टेब्लिशमेंट ऑफ तिमुरिद डायनेस्टी इन द रीजन, ये बिल्कुल सही है कि बाबर जब इंडिया में आया था तो मुगलों ने जब यहाँ पे इस्टेब्लिश किया मुगल डायनेस्टी, उसके बाद जो है तिमुर का है, तिमुरिद डायनेस्टी समझते हो? तिमुरिद का मतलब होता है तैमूर लंग के वंशज थे ये लोग। बाबर अपने फादर साइड से तैमूर लंग की तरफ से था और माँ की साइड से मंगोल की तरफ से, चंगेज खां की तरफ से था। तो बच्चे का जनरेशन कहाँ से देखा जाता है? बाप की तरफ से देखा जाता है। तो बाबर के आगमन के बाद जो है इंडिया में तैमूरी वंश किया। और बाबर का फिल्मों में देखना, कभी कभी वो डायलॉग अकबर का आता है ना, तैमूरिया खून जो है मेरे बदन में दौड़ रहा है। देखा ना मुगल आजम में डायलॉग, है ना? अलाउद्दीन क्या बोलता है उसका बेटे का? सलीम, है ना, तैमूरिया सल्तनत। तो ये जो है तैमूर वंश की स्थापना। अगला है इस्टेब्लिशमेंट ऑफ तिमुर डायनेस्टी हो गया। इंट्रोडक्शन ऑफ कैनन्स इन द वॉरफेयर। ठीक है, पहली बार जो है कैनन्स का यूज हुआ, ये क्या है? बिल्कुल सही है। तो आपका यहाँ पे किसका सही हो जाएगा? 3 और 4। आंसर 3 और 4 कहाँ पे है? सी में है। ये क्वेश्चन यूपीएससी में भी पूछा गया है, इसको उठा के लगता है वहीं से जो है इसने डाल दिया है। ठीक है, ये वाला, विच अमंग द फॉलोइंग पोर्ट्स वाज कॉल्ड बाबुल मक्का। अब देखो क्या किया इन लोगों ने, क्वेश्चन कैसे बनाते हैं। बाबुल की दुआएं लेती जा जा तुझको सुखी संसार मिले, हैं, है ना, मैके की तुझे कभी ना याद आए, ससुराल में इतना प्यार मिले। यही है ना गाने की बोलिए। अभी पूछ रहा है कि बाबुल मक्का किस शहर को कहते हैं, है ना, किस पोर्ट को कहते हैं, किस बंदरगाह को। अब बताओ गधे ने क्या किया? इसने बाबुल कर दिया है, जबकि होता है क्या, मैं बता चुका हूं आपको। उर्दू में, है ना, क्या होता है जी? ये बाब है, क्या बाबू? बाब है। इसको हिंदी में कहते हैं बाब। इसका मतलब क्या होता है पता है? इसका मतलब होता है गेटवे। क्या होता है बाबू? गेटवे, द्वार। अब इसने क्या किया है, इसको हिंदी में लिखना था तो इस तरह से लिखना था। ठीक है, क्या है? अब क्या हो गया ये? गेटवे ऑफ मक्का। पहले मुगलों के समय जो हज करने के लिए लोग जाते थे, या उससे पहले भी,
तो सूरत जो बंदरगाह है वहाँ से जहाज़ पकड़ते थे और सऊदी अरब हज के लिए जाते थे, ठीक है ना। तो सऊदी हज करने के लिए जा रहे हैं तो गेटवे इंडिया का क्या कहलाएगा, बाब उल मक्का, मतलब गेटवे ऑफ मक्का क्या होगा, यहाँ से सूरत हो जाएगा। और इसने क्या किया, पूरा ये मिला दिया इसको, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे सूरत। तो आपका क्या हो जाएगा, गेटवे ऑफ मक्का क्या हो जाएगा, सूरत हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट जो है एक बंदरगाह है, अभी भी है, सूरत बंदरगाह जो है बहुत फेमस है गुजरात का। अगला अष्टप्रधान वाज ए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, किसका था ये, गुप्ता एडमिनिस्ट्रेशन, चोला, मराठा, या किसका हो जाएगा, विजयनगर, मराठा हो जाएगा, ठीक है, बिल्कुल सही, मराठा हो जाएगा, बिल्कुल सही कह रहे हैं आपकी, जो है इसका जो आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। लेकिन अगर अष्टप्रधान नहीं होता, ठीक है, तो क्या इसका हो जाएगा आंसर, ये आपका विजयनगर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अगर प्रधान की जगह पे दिग्गज होगा, अष्ट दिग्गज, तो क्या हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे रखना कि यहाँ पे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, ठीक है ना, वहाँ पे भी काउंसिल मिनिस्टर की तरह थे, लेकिन ज़्यादातर कौन से लिटरेरी लोग थे जो कृष्णदेव राय के दरबार में, जैसे तेनालीराम भी क्या थे, वन ऑफ द अष्ट दिग्गज थे। सुना है ना तेनालीराम की कहानी किताबों में, जैसे अकबर का बीरबल था वैसे ही। आगे आते हैं हम लोग। द पेंटिंग ऑफ बोधिसत्व पद्मपानी इज लोकेटेड, ठीक है, बोधिसत्व किसको कहते हैं बाबू, सबसे पहले ये बताओ बोधिसत्व कहते किसको हैं, बताओ। जस जो अपने साल्वेशन को होल्ड करके, है ना, दूसरे को मोक्ष दिलाने का मार्ग दिखाए, उसी को क्या कहेंगे, बोधिसत्व। मतलब स्वार्थी ना हो, अपने बारे में ना सोचे, दूसरे के कल्याण के बारे में सोचे, ठीक है। और दूसरा है पद्म पानी, पद्म का मतलब क्या होता है, लोटस होता है, क्या होता है, कमल होता है। अब पानी का मतलब क्या होता है जी, पानी का मतलब पानी जो पीते हैं, क्या होता है, क्या होता है, हाथ होता है, क्या होता है, हाथ होता है, ठीक है। कर का मतलब क्या होता है, कर, हाथ, कर का भी हाथ होता है ना, बोले आज उनके कर कमलों द्वारा इसका जो उद्घाटन किया गया पार्क का। तो पूछ रहा है कि इसमें से कौन सा है, बाग वाला है, एलोरा वाला, अजंता वाला है, बादामी वाला। याद रखना जो अजंता में जो पेंटिंग्स है, ठीक है, वो बोधिसत्व पद्म पानी का जो है डिपिक्शन करके दिखाता है, ठीक है। आगे आते हैं हम लोग। अब यही आ जाएगा ना कि ऊपर जाएंगे हम लोग, नीचे आएंगे। अगला है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है बाबू, पूछा गया, याद रखना इसको। पूछ रहा है कि फाहियान वाज ए चाइनीज पिलग्रिम हु विजिटेड इंडिया ड्यूरिंग द रेन ऑफ हर्ष। फाहियान जो था वो एक चीनी यात्री था जो किसके समय में आया था, हर्षवर्धन के समय में। याद रखना हर्षवर्धन के समय फाहियान नहीं आया था, ये भले ही पहला चाइनीज ट्रेवलर है अगर देखोगे तो, लेकिन ये नहीं था। कौन आया था, ह्यूएन सांग, है ना, ह्यूएन सांग, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अच्छा ये बताओ, दूसरा ह्यूएन सांग वाज ए चाइनीज बुद्धिस्ट मॉन्क हु विजिटेड इंडिया ड्यूरिंग द रेन ऑफ चंद्रगुप्त सेकंड। क्या किया, चेंज कर दिया, इंटरचेंज कर दिया, ये भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे तुम्हारा कौन हो जाएगा, ह्यूएन सांग हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, फाहियान। अब ये देखो जो ह्यूएन सांग है, इसने एक किताब लिखी है, उस बुक का नाम क्या है जी, इंडिया के पूरे अपने पूरा वर्णन लिखा है जो भी इंडिया में है, सी यू की, कौन सी बुक है बाबू, सी यू की, क्या मतलब होता है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया। और फाहियान ने भी एक किताब लिखी है, उसका नाम क्या बाबू, है वही, क्या वही बोलो, प्रोनाउंस करो, फूकोकी, है ना, फूकोकी इसने लिखी है। तो दोनों का याद रखना कि फाहियान ने जो किताब लिखी है उसका नाम फूकोकी है, और ह्यूएन सांग ने जो किताब लिखी है उसका नाम क्या है, सुकोकी है, ठीक है ना। और ये कब आया बाबू, 7th सेंचुरी में, और ये कब आया, 4th सेंचुरी में, ठीक है, याद रखना दोनों का, ठीक है। हाँ 5th सेंचुरी पहले आया है वो, ठीक है, उसके बाद ह्यूएन सांग आया। अगला देखो मैच है ना, चरक मैथमेटिक्स, ब्रह्मगुप्त मेडिसिन, ब्रह्ममिहिर प्लेराइट्स और विशाखादत्त एस्ट्रोलॉजी। कौन सा सही होगा बताओ इसका आंसर। चरक क्या है जी, चरक जो है वो आपका मेडिसिन आ जाएगा, है ना। कौन सी किताब लिखी इसने, चरक संहिता। ब्रह्मगुप्त क्या आ जाएगा, मैथमेटिक्स, क्या आ जाएगा, मैथमेटिक्स आ जाएगा। ब्रह्ममिहिर क्या हो जाएगा, है एस्ट्रोलॉजी होगा ना। अब विशाखादत्त क्या आएगा, प्ले राइट्स हो जाएगा, ठीक है। अच्छा ये बताओ हमको कि एंशिएंट पीरियड में, गुप्ता पीरियड में ग्रेटेस्ट जो फिजिशियन है मेडिसिन के बहुत बड़े, उसका नाम क्या है,
गुप्ता पीरियड के जो बहुत बड़े जो है फिजिशियन हैं, उनका नाम क्या है बताओ? डी से नाम है, इतना हिंट्स दे दिया। हाँ बताओ। हैं बताओ बताओ। जीवक तो उसके समय था, ब्रह्म किसका था? बिंबिसार के समय था, है ना, 6 सेंचुरी बीसी में। बताओ, जिसने सही आंसर दिया उसको जितनी भी क्लास होगी उसको लगातार जो है हमारी तरफ से जो है कुछ ना कुछ गिफ्ट मिलेगा। बताओ, 10 सेकेंड का समय दे रहा हूं मैं। कौन सा और प्राचीन समय में दो बहुत बड़े फेमस जो है फिजिशियन रहे हैं, एक तो चरक हो गया, जीवक हो गया, एक और है तीसरे, 3 का नाम बताओ। हैं सुश्रुत भी है, लेकिन गुप्ता पीरियड की पूछ रहा हूं मैं। कौन है? नहीं याद आ रहा। डी से मैंने दिया ऑप्शन आप लोगों को। डी है, डी डी फॉर दिल्ली होता है ना जी, डी से हमने ऑप्शन दिया है कि डी से उसका नाम है। सोच लो, नहीं याद आ रहा है बाबू? हैं सर्च के लिए ना तूने? धनवंतरी है। कौन है? धनवंतरी है, ठीक है ना, वो चलता फिरता गूगल है, ठीक है ना। हु अमंग द फॉलोइंग इंट्रोड्यूस द पर्सियन फेस्टिवल नौरोज इन इंडिया, है ना। किस शासक ने जो है नौरोज फेस्टिवल भारत में, ठीक है, किया? तो कौन हो जाएगा बाबू आपका? बलबन हो जाएगा, ठीक है ना। ये अपने आप को बोलता भी था कि हम जो है कौन सी डायनेस्टी से बिलोंग करते हैं, कौन सी? हाँ बताओ, तो बता रहा हूँ, सब भूल गए। बर्सियाब, अरे भाई तुमने तो हिला के रख दिया है। मैग्नीट्यूड 7.8 वाला अर्थक्वेक। अफरसियाब डायनेस्टी, कौन सा है? अफरसियाब डायनेस्टी, बहुत बड़ी रॉयल डायनेस्टी थी, अपने आप को बिलोंग करता था, ठीक है ना। और इसी ने जो है बलबन ने अपने यहाँ जो ईरानी परंपरा, जो न्यू ईयर है, ये क्या है? नौरोज क्या है? एक न्यू ईयर है, पारसियों का न्यू ईयर होता है। इसमें ये लोग जैसे हम लोग ईद मनाते हैं ना, नहा धो करके अपने गेस्ट रिलेटिव्स के यहाँ जाते हैं, अच्छा खाना खाते हैं, सेलिब्रेट करते हैं, गाना वाना गाते हैं, ठीक है। तो ये बलबन ने जो है नौरोज फेस्टिवल ये किया था, ठीक है। अच्छा बताओ, ये ईरानी वेजिटेरियन होते हैं जैन की तरह या नॉन वेजिटेरियन होते हैं? या देखो 3 तरह का होता है, एक होता है वेजिटेरियन, ठीक है, दूसरा होता है नॉन वेजिटेरियन, और तीसरा कौन सा होता है? हैं वेगन नहीं होता है, तीसरा होता है मौकाटेरियन, ठीक है। हाँ, वो मौका देके जो है वेज नॉन वेज सब खा सकता है, ठीक है ना। ये जो पारसी होते हैं ये सब खाते हैं, वेज नॉन वेज सब खाते हैं, ठीक है। हाँ नॉन वेज नॉन वेज होता है कि बहुत सारी कम्युनिटी होती है, जैसे पारसी सुन के लगता होगा जैसे ये लोग बहुत कम दूसरों के साथ इंटरेक्ट करते हैं, शादी ब्याह तो दूसरे से नॉन पारसी में करते ही नहीं है, एकदम नहीं करते हैं। और ये यहाँ के ओरिजिनल हैबिटेंट नहीं है, कहाँ के? पर्शिया के हैं। और सबसे ज़्यादा इंडिया में कहाँ है ये गुजरात, महाराष्ट्र वगैरह में सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। कौन? पारसी, ठीक है। देख के लग जाएगा इनका, ये लोग भी टोपी पहनते हैं, 1 नंबर के बिजनेसमैन होंगे, बड़े बड़े बिजनेसमैन होंगे। इन लोगों ने बस बिजनेस किया है, ठीक है ना। तो जितने भी बड़े बड़े बिजनेस तुमने देखा होगा, बहुत पहले थे ना, साइरस मिस्त्री का नाम सुना होगा तुमने, है ना, टाटा इसके जो चेयरमैन थे, बाद में एक्सीडेंट में उनकी डेथ हो गई, ठीक है। नाथपंथी सिद्धार्थ एंड योगीज मेड डिवोशनल, है ना, रिलीजन पॉपुलर इन 69 में पूछा गया है कि नाथपंथी जो है भारत के किस हिस्से में जो है सबसे ज़्यादा लोकप्रिय थे। नाथपंथी कौन है? ये सिद्ध, याद रखना, ये नाथपंथी सिद्ध, ये क्या है? ये साधुओं का एक सेक्ट होता है, और इनका जो बिलीफ थोड़ा अलग होता है। ये लोग भी मूर्ति पूजा वूजा नहीं करते, ये लोग जो है मेडिटेशन पे ज़्यादा ध्यान देते हैं। किस पे? मेडिटेशन पे। और मेडिटेशन में एक प्रोसेस होता है कुंडली जागृत करना। कौन सा होता है जी? कुंडली। ये जो नाभि है ना, हमारी नाभि जो है वो इस तरह से जो है कहाँ से जुड़ी हुई है? वो ब्रेन से जुड़ी हुई है। तो कुंडली को जागृत जिस दिन कर लिया आपने, उस दिन आपको मोह माया से मुक्ति मिल जाएगी और बहुत प्रसन्न हो जाएंगे। एक प्रोसेस होता है, इंसान को सेल्फ रियलाइज करवाना पड़ता है खुद को, ठीक है ना। तो ये पूछ रहा कि नाथपंथी, और इसमें 2 होते हैं, एक सिद्ध मार्गी होते हैं, दूसरा नाथपंथी होते हैं। और ये जो आपके यूपी के जो सीएम है वो भी क्या है? नाथपंथी हैं। ये लोग कान छिदवा के रहते हैं, समझे कि नहीं, सर मुंडा के रहते हैं ये लोग। तो ये पूछा कि भारत के किस हिस्से में ज़्यादा पॉपुलर थे, तो ये जो है नॉर्थ इंडिया में सबसे ज़्यादा पॉपुलर थे, ठीक है बाबू। कहाँ पे? नॉर्थ इंडिया में। तुमको तो पता होगा संस्कृति इसके बारे में, है ना, बहुत अच्छे से बुक में है ना, हिस्ट्री में, इग्नू वाले बुक में पढ़ोगे, या लिटरेचर जिसका हिंदी साहित्य है
उसमें बहुत अच्छे से दिखाया गया है। हिंदी लिटरेचर का डेवलपमेंट में नाथों का भी बहुत बड़ा योगदान है। द मैथिली लैंग्वेज वाज स्टार्टेड टू डेवलप ड्यूरिंग द रेन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, किसके समय जो है मैथिली भाषा का विकास हुआ? चेरो डायनेस्टी, ओनिवर, कर्नाट या पिठीपातीस? कौन जगह? कर्नाट डायनेस्टी के समय में। कर्नाट डायनेस्टी कब स्टैब्लिश हुआ बाबू? 1097 एडी में। और किसने इसकी स्थापना की है? कौन? नानी देव, ठीक है ना, नानी देव इसके फाउंडर रहे हैं, ठीक है ना। पहले नहीं पूछा जाता था, ये पिछले 3-4 साल से मैं देख रहा हूँ कि एक क्वेश्चन जो है कर्नाटक से मैथिली वाले रीजन से रहता ही है। कोई होंगे मैथिली जी तो वही बनाते होंगे क्वेश्चन, हो सकता है डाल देते होंगे वो क्वेश्चन। ये क्या हो गया? कहाँ जाएंगे यहाँ पे? हाँ ये एक क्वेश्चन आया था बीपीएससी में 69 में, वो क्वेश्चन जो सेट किए थे बीपार्ट में क्लास ले रहे थे, तो उन्होंने कहा कि आप लोगों ने 68 में एक क्वेश्चन देखा होगा कि जब हम यहाँ से भागलपुर से साहिबगंज बांका की तरफ जाते हैं ना जी, ऐसे क्वेश्चन था ना, तो इसके बाद सुल्तानगंज के बाद कौन सा स्टेशन आता है? ऐसे ही था ना क्वेश्चन, ठीक है। उसका नाम ऐसा था पल्लमपुरम करके, ऐसा लगता था कि वो साउथ इंडिया का है। तो उन्होंने कहा था ये क्वेश्चन हमने ही सेट किया था। तो जो क्वेश्चन सेट करने वाले होते हैं ना, वो अपना वो बदला लेने के लिए आते हैं कि बदला लेंगे इस बार, कोई भी मेरा क्वेश्चन सॉल्व ना कर सके, ऐसा ऐसा क्वेश्चन डालेंगे, है ना। मैं जा रहा हूँ, मुझे आ गया क्वेश्चन सेट कर, मैं अपने रूट में जा रहा हूँ, एक स्टेशन हमको दिखा कि कजरा के बाद कौन सा स्टेशन आता है ना जी, कजरा के बाद जो है स्टेशन आता है अभयपुर, है ना। तो हम पूछेंगे कि कजरा भागलपुर जाने के क्रम में लखीसराय क्यूल से कजरा जमालपुर के बीच में कजरा के बाद कौन सा स्टेशन आता है? अरे भाई कोई नहीं गया उधर, जो पूरा मोतिहारी का है वो कभी गया नहीं, आप क्या क्वेश्चन पूछ रहे हो? लेकिन बना देते हैं लोग क्वेश्चन, है ना जी। और जब तुम लोग आओगे तो तुम लोग भी बदला लोगे, है ना, तुम लोग सीधा बोलोगे, ठीक है, कि बोरिंग रोड चौराहा से दाएं मुड़ने के बाद, है ना, कौन सा स्टेशन जो है कौन सा जगह पड़ता है, कौन सा मॉल आता है, ठीक है। द मैथिली लैंग्वेज वाज स्टार्ट, ये हो गया। ये अगला नीतिसार एंड अर्ली बुक ऑफ पॉलिटिक्स, यह रखना कि नीतिसार जो है राजनीति पे बहुत ही पहली पुस्तक है। इसके राइटर के बारे में पूछा कि इसके राइटर कौन है, ठीक है ना बाबू। ये कहाँ चला जाता हूँ मैं बार, ठीक है। कौटिल्य, कामंदक, चारक और नन ऑफ द, क्या हो जाएगा जी? कामंदक इसके राइटर, नीतिसार के राइटर कौन है? कामंदक। और याद रखना ये जो कामंदक ने ये किताब लिखी है नीतिसार, वो किसको बेस बना के लिखी है? किस पे कमेंट्री है? अर्थशास्त्र पे। किस पे है बाबू? अर्थशास्त्र पे है, ठीक है। चलो ये हो गया ना इधर। अब ये आएगा ना, फुतुहात आलमगिरी वाज रिटेन बाय, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, फुतुहात आलमगिरी। अब यहाँ पे फुतू का मतलब समझते क्या होता है? फुतुहात ये किससे बना है? फतेह से बना है। फतेह की प्लुरल फॉर्म है। फतेह का मतलब क्या होता है? विक्ट्री। आलमगीर किसको कहते हैं? औरंगजेब को। लिख लो यार, लोग तुम लोग को समझ में आएगा। तो विक्ट्री ऑफ औरंगजेब, फुतुहात आलमगीर किसकी लिखी हुई किताब है? ईश्वर दास नागर, भीमसेन, हरिदास और नन ऑफ दी, ये किताब लिखी हुई है ईश्वर दास नागर की लिखी हुई है फुतुहात ये तो एक राजपूत राजा थे, औरंगजेब के कंटेम्प्रेरी थे, उसने किताब लिखी है फुतुहात आलमगिरी। किस भाषा में लिखी हुई है बाबू? किस में लिखी है? फुतुहात आलमगिरी। ऑब्वियस, मुगल पीरियड में पर्शियन लैंग्वेज से फारसी में लिखी जाएगी। अली कौन रहे हैं? ईश्वर दास नागर। तो सोचो उस समय राजपूत राजा भी फारसी सीख लेते थे। बात ही करनी है राजा में दरबार में, हिंदी में थोड़ी ना बात होती थी। जहाँ पना महाराज, हाँ, सीला बात, सीधे बात होती थी। हाल सुमा चतुरी मन खूब हस्तम, है ना, सहनसाए हिंद, इस तरह से बात होती थी। है हाँ थोड़ी, हाँ बोलो। हाँ राजपूत राजा थे ये, ठीक है ना। तो इसने जो है प्रोविंशियल गवर्नर भी रहे राजपूताना के औरंगजेब के समय में। और याद रखना कि औरंगजेब के समय में मैक्सिमम 33% जो उसके कैबिनेट में थे वो कौन थे? नॉन मुस्लिम्स थे। सबसे ज़्यादा इवन की अकबर जो इतना टॉलरेंट कहलाता है, उसके समय भी इतने ऑफिसर्स नहीं थे उसके। हायर ऑफिसर की बात कर रहा हूँ मैं, छोटे लेवल की बात नहीं कर रहा हूँ। इसका मतलब है कि जो उस समय जो है अपने दरबारियों के प्रति औरंगजेब की नीति जो है वो बहुत, तो ये एक ऐसा रूलर है जिसके बारे में बहुत ही मिसकंसेप्शन फैलाया गया है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू चाइनीज सोर्स, मेघवर्मन द रूलर ऑफ श्रीलंका सेंट ए मिशनरी टू
विच ऑफ द फॉलोइंग गुप्ता किंग्स फॉर परमिशन टू बिल्ड ए बुद्धिस्ट टेम्पल है क्या? अब कह रहा है कि चाइनीज स्रोतों के अनुसार कौन सा शासक जो था जिसने जो है किस गुप्ता शासक से जो है यहाँ पे बोध गया में मिशनरी बनाने की परमिशन मांगी थी? ठीक है, उस नाम क्या है? श्रीलंका का शासक था मेघवर्मन। और उस समय कौन इंडिया का शासक था जिससे जो है उसने परमिशन मांगी थी? चंद्रगुप्त फर्स्ट, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त सेकंड या नन ऑफ दी? कौन हो जाएगा? समुद्रगुप्त। ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, अब इसी से रिलेटेड एक और पॉइंट्स पे बात कर लेते हैं। कौन सा ऐसा रूलर था साउथ ईस्ट एशिया का, ठीक है, जावा का, जिसने उस समय पाला रूलर से जो है परमिशन मांगी थी इंडिया में बोध गया में जो है मोनेस्ट्री बनवाने की? बताओ कौन है वो? क्या नाम था उस रूलर का? बताओ, ऑप्शन दें? चलो, ऑप्शन है आपका ए मेघवर्मन, बी बाला साहेब, सी पुत्रदेव, डी नन ऑफ द अबव। देखो ऑप्शन में नहीं था लेकिन उसके सब कॉन्शियस माइंड में था। बालपुत्र देव कौन था? बालपुत्र देव था, वो पालू के समय परमिशन मांगा था। और जो श्रीलंका का रूलर था कौन था? वो कौन था? बालपुत्र देव, वो जावा का था, इंडोनेशिया का। और ये कहाँ का? मेघवर्मन, वो श्रीलंका का है। तो ये दोनों क्वेश्चन जो है कंफ्यूज करेगा, इसको याद रखना आप लोग, ठीक है ना? चलो, हमने ऐसे ऑप्शंस में दिया नहीं था आपको, लेकिन आपने बता दिया, अच्छी बात है। चलो आ जाओ। हम सब जब कोई ऑप्शन मांगता है ना, ऑप्शन हम देते ही नहीं है उसमें। इन एंशिएंट टाइम्स द एरिया टू द साउथ ऑफ द गंगा वाज नोन एज। एंशिएंट में गंगा के, देखो तुम लोगों ने बिहार का मैप तो देखा ही होगा, है ना बाबू? ये जो है बीच से बहती है गंगा नदी, दो हिस्सों में बांटती है। एक कौन सा हो गया ये? नॉर्थ बिहार, जिसको नॉर्थ ऑफ द गंगा कहते हैं, उसको साउथ ऑफ द गंगा कहेंगे, ठीक है? तो ये पूछ रहा है कि एंशिएंट पीरियड में जो गंगा का साउथ वाला रीजन को क्या कहते थे? तक्षशिला कहते थे, चोला कहते थे, अनर्थ कहते थे, या ये कहते थे? क्या कहते थे जी बताओ? मगध कहते थे। क्या कहते थे? गंगा का जो साउथ बिहार जितना भी है वो सब मगध कहलाता था। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? नन ऑफ दी अबव हो गया, ठीक है ना? अगला है आपका, व्हेन डिड द यूज ऑफ द आयरन बिगन इन द इंडियन सब कंटिनेंट? इंडियन सब कंटिनेंट में आयरन का यूज कब शुरू हुआ है बताइए? अराउंड 12, ये देखो सब हजार में है, हजार में नहीं, सिविलाइजेशंस भी नहीं आई थी इतनी एंशिएंट में, ठीक है ना जी? तो क्या हो जाएगा? नन ऑफ द अबव, है ना बाबू? क्या हो जाएगा बाबू? और यहाँ पे कब मिलता है? गो बैक टू बियॉन्ड 3000 से पहले जाता ही नहीं है ये, ठीक है ना? लगभग देखोगे 1500 से 1000 के बीच में इंडियन, याद रखना पीरियड लिख दो, 1500 से 1000 के बीच में इंडियन सब कंटिनेंट में हमको आयरन का एविडेंस मिलता है। और उसके बाद जो है आयरन के बाद जो है यहाँ पे, और तभी तो मैंने बताया था कि जो 6 सेंचुरी बीसी में 6000 बीसी तक जो राइज ऑफ 16 महाजनपदास हुआ है, उसके पीछे वन ऑफ द फैक्टर क्या है? यूज ऑफ आयरन, एबंडेंट यूज ऑफ आयरन। क्यों जी? तांबा क्या होता है? वो फ्रेगाइल होता है, वो तुरंत टूट जाता है ना, उतना हार्ड नहीं होता है। लेकिन जब आयरन का यूज शुरू किया, खेती होने लगी ना, कटाई होने लगी, जंगलों की सफाई होने लगी, एक्सपेंशन हुआ है ना, अर्बनाइजेशन बढ़ा। अगला है आपका, 2 क्वेश्चन और करेंगे। अकॉर्डिंग टू रॉक इंस्क्रिप्शन इन संस्कृत कंपोज अराउंड 2nd सेंचुरी, डी सुदर्शन लेक जो मैंने कहा था, किसका है सुदर्शन लेक? कहाँ पे? गुजरात में है। किसने बनाया? पुष्यगुप्त ने। और यहीं पे जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन है सुदर्शन लेक पे, है ना? पहला संस्कृत में अभिलेख है। अब ये पूछ रहा है कि एन आर्टिफिशियल रिजर्व वाज रिपेयर्ड बाय, किसके द्वारा इसका मरम्मत हुआ था? मैंने आपसे कहा था बना किसके द्वारा है ये? पुष्यगुप्त, है ना जी? अब इसका मरम्मत किसने किया? रुद्रदमन। किसने किया? रुद्रदमन ने। उसके बाद में किसने किया है? स्कंदगुप्त के समय हुआ है, ठीक है ना? चलो अगला क्वेश्चन देखें हम लोग। द टेम्पल ऑफ देवगढ़ नियर झांसी एंड द स्कल्पचर्स इन टेम्पल, ये हो गया ना? चलो ये हो चुका है क्वेश्चन। इन विच ऑफ द फॉलोइंग बैटल्स आर द मेन अपोनेंट्स नॉट करेक्टली स्टेटेड, है ना? फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत कब हुआ है बाबू? डेट बताओ, इस बैटल का डेट भी याद रखना आपको। कब हुआ है मुशर्रत? 21, हाँ ठीक है, 21 अप्रैल, वेरी गुड। तुम लोग भी रटो ना जी, 21 अप्रैल 1526 फर्स्ट बैटल बाबर इब्राहिम लोधी, सही है बिल्कुल। सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत टीपू सुल्तान एंड मराठास, गलत हो जाएगा। सेकेंड बैटल कब हुआ था? डेट बताओ।
हैं? 10 अप्रैल को हुआ था। 23 बोल रहे हो? अच्छा बताओ जी। हाँ 5 नवंबर 1500। कहाँ से? वेरी गुड। 5 नवंबर। देखो बच्चे पूछते हैं सर कितना डेट याद रखना है, ये सब डेट याद रखा जाता है। जो इतिहास का एक ऐसा बैटल है जिसने इतिहास की धारा चेंज कर दी, ठीक है ना। पानीपत का तीनों बैटल याद रखना, इतिहास की धारा चेंज करने वाला है। पहला बैटल इंडिया में बाबर जो भगोड़ा वहाँ से भाग भाग के आ रहा था, हिंदुस्तान में उसकी सिंहासन को इस्टेब्लिश किया 21 अप्रैल 1526। दूसरा जो इंपॉर्टेंट बैटल है वो आपका 5 नवंबर 1556। इसने फिर से हुमायूं को रिस्टोर कर दिया इंडिया में, जो बेचारा इधर उधर घुमक्कर की तरह जिंदगी गुजारा था, सूर डायनेस्टी को खत्म कर दिया। और तीसरा बैटल है इब्राहिम, कौन सा है? इब्राहिम लोदी नहीं, कौन है? अहमद शाह अब्दाली और मराठा के बीच में, जिसने जो है डिसाइड कर दिया इंडिया में कि मराठों का फ्यूचर जो है अब खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। तो थर्ड बैटल कब हुआ है बाबू? डेट बताओ। जनवरी, 14 जनवरी है ना, 14 जनवरी 1761 है ना जी, 1761। ये डेट भी याद है। और याद रखना जनवरी के महीने में इतनी सर्दी पड़ती थी, वो वाला रीजन में ज़्यादा ठंड पड़ती है। पूरा मराठा का 60% 50% से ज़्यादा आर्मी जो मरी है ठंड की वजह से, खाने को नहीं था क्योंकि उसने पूरा रास्ता ब्लॉक कर दिया था। इतिहास में यही एक बैटल है जिसको मैं बार बार इमेजिन करता हूँ कि किस तरह से रहा होगा। बहुत ही देखने में सबसे ज़्यादा इसको अंडर एस्टिमेट किया गया, लेकिन सबसे डिसाइसिव बैटल था ये थर्ड बैटल ऑफ पानीपत। ये बैटल नहीं था बाबू, एक ग्लोरी के लिए लड़ा जा रहा था। अहमद अब्दाली फंस चुका था क्योंकि मराठों ने उसका उधर से रास्ता रोक रखा था। मराठों ने, अहमद अब्दाली ने मराठों का साउथ की तरफ रास्ता रोक दिया था, ठीक है ना। ये उधर जा सकते थे ना वो इधर आ सकते थे, ठीक है। और सर्दी थी, पूरा सामान वहाँ पे जो पंजाब से सिख भेज रहे थे इनको रसद खाने पीने का, उसको उन्होंने जो है उन लोगों ने भी हाथ खड़ा कर दिया कि आप नहीं भेज पाएंगे। और उस समय एक राजा था, क्या नाम था उस राजा का? जाट राजा था, क्या नाम था? सूरजमल। वो भी लास्ट टाइम जो इन लोगों के साथ चला गया। खाने को कुछ नहीं बचा, सर्दी इतनी पड़ रही थी, ठंड से आधे लोग मरे। और डिसाइसिव बैटल हुआ जनवरी महीने में, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा सर्दी थी। ये तीनों जो बैटल है बहुत इंपॉर्टेंट बैटल आपको। तो इसमें देखो कौन सा मिल रहा, बैटल ऑफ, ये बैटल हल्दी घाटी दिया ना, महाराणा प्रताप, ये सही है। बैटल ऑफ हल्दी घाटी कब हुआ है जी? 1576 में, ठीक है बाबू। और इस बैटल में जीत किसकी हुई है? अकॉर्डिंग टू न्यू एनसीईआरटी, है ना, महाराणा प्रताप वन दिस बैटल, है ना जी। एक अच्छा सा मीम आया था कि अब जो उसके अकबर के जो है सैनिक जाकर उसकी कब्र पे बोले हैं, जहाँ पना एक न्यूज़ है। अकबर बोलता है क्या, आप हल्दी घाटी की लड़ाई हार गए हैं तो आप खुशफहमी में ना रहिए, ठीक है ना। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे एक क्वेश्चन ये पूछा था कि हल्दी घाटी की बैटल में जो महाराणा प्रताप था उसकी तरफ से कौन लड़ रहा था? हाँ, मुस्लिम खान, क्या नाम था उसका? बैरम खान नहीं था, ठीक है, कोई अफगान ही था, ठीक है। यही तो इतिहास है। अकबर की तरफ से कौन थे? राजपूत। ये उस समय शिवाजी की तरफ से कौन थे अगेंस्ट में? हैं, शिवाजी के अगेंस्ट में मुगल कमांडर कौन थे? ये मान सिंह, हैं, जय सिंह। देख रहे हो, लोहा लोहे को काटता है, भिड़ा दो आपस में, ना एलिगेशन लगेगा हम पे। अकबर क्यों बचा हुआ आज के समय में? उसने खुद से नहीं गया एक्सपेडिशन पे, उसने क्या किया? मानसी को भेज दिया, जैसी को भेज दिया। तो अकबर का उतना जो है चीराफाड़ी नहीं होता पोस्टमार्टम, ठीक है। और बाद में शाइस्ता खान जब हार गया मुगल कमांडर, तो औरंगजेब को लगा कि शिवाजी को कंट्रोल कौन कर सकता है? जयसिंह ही कर सकता है, ठीक है ना। तो जयसिंह को भेजा गया और बाकी उसने घेरा डालने के बाद शिवाजी के पास कोई ऑप्शन नहीं था और उसने जो ट्रीटी की, कौन सी ट्रीटी की? पुरंदर की ट्रीटी है ना। चलो ये लास्ट क्वेश्चन है बाबू। ड्यूरिंग दिल्ली सल्तनत द डेजिग्नेशंस मुकद्दम और चौधरी वाज यूज्ड फॉर, ये तो कर चुके हम लोग। ये क्वेश्चन हो सकता है कि पूछा गया होगा, बार बार रिपीट हुआ होगा, ठीक है ना। 40 क्वेश्चन कर लेते हैं आज। 38 तबकात अकबरी विच हैज़ बीन समटाइम कंसीडर्ड मोर रिलायबल दैन अबुल फजल। ये तबकात अकबरी किसने लिखी बाबू? ये निज़ामुद्दीन अहमद की किताब है। किसकी है? निज़ामुद्दीन अहमद की। और ये कहा जाता है कि इतना ऑथेंटिक है कि अबुल फजल की जो किताब है उससे ज़्यादा रिलायबल है। क्यों? अबुल फजल की जो किताब है बाबू वो कौन सी है? आईने अकबरी। उसके थर्ड पार्ट को क्या कहते हैं? अकबरनामा कहते हैं। तीसरे चैप्टर को अकबरनामा कहते हैं। और चूंकि अबुल फजल इतना ज़्यादा अकबर का क्लोज था, इतना ब्लाइंड उसका फॉलोअर था
कि इतिहासकारों को लगता है कि ये जो है हो सकता है कि बहुत सारी चीज़ें जो है बढ़ा चढ़ा के भी कह सकता है, लेकिन ये निज़ामुद्दीन अहमद की किताब है, ठीक है, तबकात क्या नाम है उसका, अकबरी, निज़ामुद्दीन अहमद की किताब है, ये ज़्यादा ऑथेंटिक जो है मानी जाती है, ठीक है ना। अगला है हु अमंग द फॉलोइंग फेमस रूलर्स फाउंडेड ए सब अर्बन टाउनशिप ऑफ नगलापुरम नियर विजयनगर आफ्टर हिज मदर्स नेम, ठीक है, ठीक है, किसने किया था, कृष्णदेव राय ने, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। कृष्णदेव राय का जितना भी चैप्टर है बाबू ना उसको अच्छे से तुम लोग कर लेना, विजयनगर डायनेस्टी से जो है क्वेश्चन आपका बन सकता है, ठीक है। अगला, विच गुप्ता रूलर वाज एज्यूम द थ्रोन आफ्टर किलिंग हिज एल्डर ब्रदर, मैं बता चुका हूँ, चंद्रगुप्त सेकेंड किसका बेटा था, समुद्रगुप्त का, उसने अपने भाई क्या नाम था, रामगुप्त, क्यों मारा था उसको, है ना, शकास को जो अपनी वाइफ को देना चाहता था वो, तो वो उसकी बेस में जाकर उसको किया, उसके बाद रूलर बना, तो चंद्रगुप्त सेकेंड हो जाएगा, ठीक है। आज हम लोग इतना ही रहने देते हैं, और इसमें हम लोग आप लोग ये कहेंगे कि जितना भी पीडीएफ है ना इसका पीडीएफ निकाल लो तुम लोग और इसको पढ़ के आओ अच्छे से, ठीक है। इसको मैं सोचा कि सर एक्सप्लेनेशन तो है ही है, एक्सप्लेनेशन होता है, लेकिन बार बार तुम उसको जब विजुअल फॉर्म में देखोगे तो वो क्या हो जाएगा, तुम्हें रिकॉल हो जाएगा वो सारी चीज़ें, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो है आगे का बचा हुआ जो है उसको हम लोग करेंगे।